हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त रवि और आज हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर लेंगे और जिसके अंदर कंप्लीट शॉर्ट होगा कैपेसिटेंस के बारे में। कंप्लीट जो कैपेसिटेंस की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सारी कैपेसिटेंस की जो इंफॉर्मेशन रहेगी, कैसे उस पर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उस पर ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कैसे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, कैसे स्टेट बोर्ड में आते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट सीरीज के साथ बने रहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको फ्लो में आपको देखना है। कंप्लीट सीरीज के साथ देखोगे तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड का कोर्स है, आपका नीट का एग्जाम है, आईआईटी मेंस के एग्जाम है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कंटेंट तो आपको पता है किस क्वालिटी का चल रहा है। साथ साथ नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कोर कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक कंसेप्ट एनसीईआरटी का हम देखते हैं। इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बेसिक टू एडवांस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एडवांस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पीवाईक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी। सीबीएसई 2025 के टारगेट को उठा के चला हमें। अब हम ज्यादा वक्त खराब न करते हुए डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के लास्ट के लेक्चर को। और ये कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू नीट, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सारे टॉपिक्स जो है। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे कैपेसिटेंस को तो ये एक अरेंजमेंट होती है जो किसको स्टोर करती है, चार्ज को स्टोर करती है या एनर्जी को स्टोर करती है। यानी कि जब भी आप बात करते हो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस एक इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है। और खास बात ये अरेंजमेंट कंडक्टर की ही होती है और किसी चीज की नहीं होती। ये जो अरेंजमेंट होती है ये कंडक्टर की ही अरेंजमेंट होती है और इस प्रकार से अरेंजमेंट को बनाया गया है ताकि उसके अंदर चार्ज को स्टोर कर दिया जाए, एनर्जी को स्टोर कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे चार्ज को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी बात पे क्वेश्चन बना हुआ है, इसी बात पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, नीट के एग्जाम के अंदर, कि भाई किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है कैपेसिटर के अंदर। यहीं से एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं, इज ए अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में चार्ज को स्टोर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस का नाम दिया हमने। उसी जो अरेंजमेंट का जो नाम है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। वन बाय वन करके प्रत्येक टॉपिक को डीप में और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब बातें यहां पे करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं कैपेसिटर की। अब सबसे पहले मैंने कहा कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होती है और किसकी अरेंजमेंट होती है, कंडक्टर्स की अरेंजमेंट। यहां पे जो लगी हुई प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर के अंदर वो कंडक्टर ही होता है। अब जब किसी कंडक्टर को आप बार बार पोटेंशियल देते जाओगे तो उसका जो है चार्ज जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। या फिर आप कहोगे कि जब किसी कंडक्टर को बाहर से बैटरी से जोड़ दो, बैटरी से जोड़ने का मतलब आप सपोज कीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए इस कंडक्टर को आपने बाहर से बैटरी से प्रोवाइड कर दी और बैटरी से कनेक्ट कर दी। जब इससे बैटरी को कनेक्ट कर दिया है तो बैटरी कनेक्ट करने का मतलब V वोल्ट का पोटेंशियल दिया। V वोल्ट का पोटेंशियल देते ही ये बैटरी, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका ये हिस्सा, और दूसरा हिस्सा नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक इस बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था इस प्लेट से तो इस प्लेट के पास जो टोटल चार्ज था वो 0 के बराबर था। जैसे इस प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया तो अब इस प्लेट के पास कोई ना कोई चार्ज आ गया है। यानी कि जैसे जैसे हम किसी प्लेट को पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो उसका चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पोटेंशियल के हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूं। यानी कि जैसे जैसे उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे और वैसे वैसे उस प्लेट के पास चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के एक प्लेट के पास पॉजिटिव और दूसरी प्लेट के पास नेगेटिव होता है। ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो जैसे जैसे ये चार्ज इसके पास जाएगा तो V बैटरी के कारण इसके पास चार्ज आना शुरू हो गया।
तो हमने बोल दिया कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल के है। यानी कि जैसे जैसे आप उसको चार्ज दोगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। बात दोनों सेम है, चाहे आप पोटेंशियल की बात कर लो चाहे आप चार्ज की बात कर लो। चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल दोगे तो चार्ज बढ़ेगा, दोनों बातें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और उसी कांस्टेंट को हमने यहां बोल दिया C इंटू वी। आप ध्यान से समझ ले मैंने अभी अभी क्या बोला है। यहां पे C एक कांस्टेंट का काम कर रहा है और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। दैट इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। यहां पे एक कांस्टेंट बन के आया है, ये बात याद रखना भाई। C जो है यहां पे एक कांस्टेंट बन के आया है, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को आप याद रखना कि ये जो कांस्टेंट बन के आया है न कि कुछ और बन के आया है। यानी कि जब भी आप बात करोगे कैपेसिटी की तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो C है वो कांस्टेंट बन के आया है। इसका मतलब अगर मैं यहां से C की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में V के बराबर। तो अगर हम इस कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। किस किस का रेशियो होगा भाई, चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो होगा। इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं भाई, कैपेसिटी कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। ये मैंने बात बार बार डिस्कस कर चुका हूं और मैं 2-3 बार इस बात को बोल भी चुका हूं कि जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो C बन के आया है एक कांस्टेंट बन के आया है। कहानी कुछ इस प्रकार है, जब हम किसी प्लेट को कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। इसलिए हमने बोल दिया कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V के बराबर हो गया। अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के बराबर हो गया तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब भी हटाते हैं तो फिजिक्स का रूल है कि यहां कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, साइंस का रूल होता है। जब ये कांस्टेंट आई, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है। इसी कांस्टेंट को हमने क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बोला है। और इसी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की डेफिनेशन अगर हमें लेनी है तो हम क्या करेंगे, दैट इज Q बाय में V। Q बाय में V तो किसके बराबर हो गया, ये होगा रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, इस प्रकार से। अब अगली बात इसमें याद रखना, इसकी अगली बात क्या है कि जो आपका ये C है, याद रखना भाई, क्वेश्चन बन के आएगा, MCQ बन के आएगा भाई, डज नॉट डिपेंड अपॉन। मैं अभी अभी बता रहा हूं कि इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन के आएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज कौन है, चार्ज है Q एंड पोटेंशियल V। इस पॉइंट को नोट कर लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब भी आप कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर को ध्यान से देखते हैं तो आपको ऊपर Q दिखाई देता है, नीचे V दिखाई देता है। और जब ये दोनों चीजें आपको दिखाई देती है और क्वेश्चन आ जाता है कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करती है चार्ज और पोटेंशियल पे, तो आप झट से ऑप्शन को क्लिक करते हो, जी बिल्कुल सही बात है, डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पास फार्मूला है। पर सच्चाई ये है कि चार्ज और पोटेंशियल पे दोनों डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज ए कांस्टेंट। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट था, न कि कोई ऐसे ही आया है, कोई कांस्टेंट आया है। मतलब जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है, मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इस C का तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे, ये तो एक कांस्टेंट बन के आया है, इसलिए कभी भी डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन बन के आता है MCQ के रूप में, याद रखना। इसलिए मैंने कहा है कि प्रत्येक वो पोर्शन भी मैं कंसीडर करूंगा। ये एनसीईआरटी का फैक्ट डायरेक्ट उठा के आपके सामने रखा है, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बिल्कुल कवर्ड करके चल रहा हूं मैं। एनसीईआरटी के एक एक तथ्य को, एक एक फैक्ट को, एक एक पॉइंट को मैं यहां पे कवर करके चल रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद एनसीईआरटी की पूरे के पूरे जैसे सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल की सीरीज लूंगा, उसके बाद पीवाईक्यू की सीरीज लूंगा। पूरा कोर्स मैं आपको जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, इसलिए शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और कंप्लीट सीरीज के साथ बने रहिए। अब अगली बात, अगर हम इस C की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है फैराड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं फैराड को। ठीक है,
अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता होना चाहिए दैट इज C इज इक्वल टू में Q डिवाइडेड बाय V के बराबर, और Q का डायमेंशन फार्मूला होता है A गुणा में T। याद रखना भाई, किसी को अगर नहीं पता है, कोई न्यू कमर्स है, तो उसको ये जरूर पता होगा कि करंट इज इक्वल टू में चार्ज बटे में टाइम। अब I को T से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किसके बराबर आ गया, Q के बराबर, ये जरूर पता होगा। अब करंट का डायमेंशन फार्मूला A के बराबर होता है। जिस बच्चे को याद नहीं है वो 7 फंडामेंटल जरूर याद करे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को जरूर से जरूर याद करना है। करंट भी उसमें से है, टाइम भी उसी में से है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो A इंटू टी इसका डायमेंशन फार्मूला। अब बात करते हैं V का। V किसके बराबर होता है भाई, V होता है दैट इज W डिवाइडेड बाय में Q। आपको बताए गए फार्मूले हैं, मैंने तभी कहा है कि जो कंप्लीट सीरीज देख रहा होगा उसको झट से पता चल जाएगा कि V W बाय Q के बराबर होता है। तो यहां तो W के डायमेंशन फार्मूला दैट इज ML टू T माइनस 2, W मतलब वर्क डन, और ऊपर क्या हो जाएगा तो फिर एक A और एक T और। इस प्रकार से सोल्व कीजिएगा जरा। यहां बन गया A का स्क्वायर और ये बन गया T का स्क्वायर, ऊपर लेके जाओ तो M की पावर -1 और L का -2 और T -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T का +2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो M -1 L -2 और T की पावर हो गया 4 और A की पावर हो गया 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया भाई, C का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसके यूनिट हमारे पास है फैरड, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसके बराबर है, M-1 L-2 T पावर 4 A2। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए लेक्चर लंबे थोड़े इसलिए बन रहे क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक पॉइंट में ऐसा नहीं छोड़ रहा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो न्यूमेरिकल भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं सारी बातें यहां कंसिडर कर रहा हूं। अब इसके बाद देखिए डिफाइन 1 फैरड, क्वेश्चन आ जाए आपके पास, डिफाइन 1 फैरड। 1 फैरड को डिफाइन कीजिए इस प्रकार से। ये अगला क्वेश्चन बन गया। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जब भी आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखोगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल का कंटेंट चल रहा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में घूम के आ जाइए, जब कहीं घूम के आ जाइए, ये लेवल का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ सभी बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स नहीं खरीद सकते महंगे महंगे, तो उन तक पहुंचाने का कष्ट करें सारे बच्चे, क्योंकि आपको जो है कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तो आपका भी भला होगा उससे, इसलिए। अब देखिए अगर मैं C की बात करूं तो किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाय V के बराबर। अभी डिस्कस कर चुके हैं। इस कैपेसिटी को 1 फैरड कैपेसिटी कब कहेंगे, जब 1 कूलाम चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल से फ्लो करे। ठीक है, समझ आई बात। अगर 1 कूलाम चार्ज 1 वोल्ट के पोटेंशियल से फ्लो करता है, या 1 कूलाम चार्ज स्टोर होता है ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल, उसी को हम क्या कहेंगे, फैरड कैपेसिटी के बराबर। तो इज सेड टू बी ए 1 फैरड, इज सेड टू बी ए 1 फैरड, टू बी 1 फैरड इफ capacitor store a charge of 1 coulomb due to 1 volt potential, या फिर when 1 volt potential is applied across the conductor। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किया जाएगा तो जब वो 1 कूलाम चार्ज को स्टोर करता है तो उसी को 1 फैरड कहते हैं। या ऐसे लिख लो, या जो मैंने बताया है उस तरह से आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसी को हम क्या कहेंगे भाई, उसी को हम 1 फैरड कैपेसिटी के बराबर कहेंगे। तो 1 फैरड कैपेसिटी क्या है, जब आप किसी कैपेसिटर के ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दो और वो 1 कूलाम चार्ज को स्टोर कर ले, तो उसी कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, 1 फैरड। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जब किसी कैपेसिटर को 1 वोल्ट की बैटरी लगा दें और वो 1 कूलाम चार्ज को स्टोर कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 फैरड कैपेसिटी के बराबर मानते हैं। उसी कैपेसिटी को 1 फैरड के नाम से हम जानते हैं। तो इसलिए इज सेड टू बी ए 1 फैरड इफ कैपेसिटर स्टोर ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम ड्यू टू 1 वोल्ट पोटेंशियल। 1 वोल्ट पोटेंशियल के कारण 1 कूलाम चार्ज को स्टोर करता है, उस कैपेसिटी को भी हम क्या कहते हैं, 1 फैरड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे,
हम बात करेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर की। भाई कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये केवल एक फैक्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा कि कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है और कैसे बनता है। कैपेसिटर या फिर कंडेंसर, ये किस तरह से फॉर्मेशन इसकी होती है, हम केवल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उन्हीं बातों को यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं केवल सिलेबस के अंदर आपको उनके फार्मूले याद करने हैं, डेरिवेशन नहीं याद करने हैं, तो मैं उनको आपको डायरेक्ट फार्मूले याद करवा दूंगा कि ये आपको फार्मूले डायरेक्ट चाहिए, यहां पे डेरिवेशन की जरूरत है नहीं आपको। अब कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है, कैपेसिटर और कंडेंसर जो है एक अरेंजमेंट है जो किसको स्टोर करती है, चार्ज को स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी को। अभी अभी इसको लिखवा चुका हूं, सबसे पहली ही डेफिनेशन ये थी कैपेसिटेंस की, अरेंजमेंट जो चार्ज को एनर्जी की फॉर्म में करती है उसी को। अब हम इस कैपेसिटर और कंडेंसर की बात करें तो सेम डेफिनेशन है, ये सारी बातें एक ही हैं, अलग अलग कोई बात नहीं। तो कैपेसिटर और कंडेंसर एक अरेंजमेंट है जो चार्ज को स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करती है। इसको बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले एक प्लेट ले लीजिए, इस प्लेट के ऊपर पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। कैसे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने एक प्लेट ले ली, ये अब ये कैपेसिटर और कंडेंसर बनता कैसे है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले एक कंडक्टर की प्लेट ले लो और उस कंडक्टर की प्लेट को तब तक चार्ज देते रहो। किसके थ्रू चार्ज दोगे, बाहर से बैटरी जोड़ के। अभी अभी बताया ना, जैसे जैसे V वोल्ट के पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा। कब तक इसको देते रहो, जब तक ये पूरे चार्ज को स्टोर नहीं कर लेता, इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज नहीं आ जाता। अगर मैक्सिमम चार्ज के बाद भी कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज देते रहोगे तो क्या होगा, ये बात, उससे चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, सराउंडिंग में जाना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले हमने एक कंडक्टर की प्लेट को कंसीडर करना है और उसको बाहर से चार्ज प्रोवाइड करना है, चाहे आप पॉजिटिव जो चाहे आप नेगेटिव, ये आपकी मर्जी है। और इसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक आपको चार्ज क्या करना है, प्रोवाइड करना है, यानी कि जितना ज्यादा हो सके उतना। अब हमने क्या किया, इसके नजदीक अब दूसरी प्लेट लेके आए जो कि अनचार्ज्ड है। ये शुरू में कैसी है, अनचार्ज्ड है। याद रखना भाई, इस पूरे प्रिंसिपल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको नीचे दे दिया गया है टेलीग्राम का। अब आपको पता है कि इंडक्शन के फिनोमेना के कारण अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अपोजिट चार्ज इसके ऊपर आएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज, यहां अपीयर होगा। अगर इसके अंदर की तरफ नेगेटिव है तो बाहर की तरफ जो चार्ज अपीयर होने वाला है वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। ये सब आपको पता है। अब इससे पहले यूनिट में आपको कंसेप्ट बताया था, देखिए ये जो चार्ज है ये फ्री चार्ज है। आपको दूसरा कंसेप्ट भी बता दूं, वहां भी आपको फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज एक्सप्लेन कर चुका हूं। और ये कौन है, ये है बाउंड चार्ज। इसको बाउंड चार्ज क्यों कहा, क्योंकि इसलिए कहा कि इस चार्ज को पकड़ के रखा है इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव को, पर ये वाला चार्ज तो फ्री है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, फ्री चार्ज रख दिया। मैं फिर से आपको इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हमने एक प्लेट ली और उस प्लेट को जब तक चार्ज करते रहे जब तक उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल ना आ जाए। देखिए बड़े कमाल की बात है कि मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया। जैसे ही उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया तो उसके साथ दूसरी अनचार्ज प्लेट को साथ में लगा दिया और वो अनचार्ज प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव इंडक्शन के कारण, और उसके बाहर की तरफ कैसा, पॉजिटिव। अगर आप इस सिचुएशन में इस मिड पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, जिस पॉइंट को क्या बोला, पी पॉइंट बोला, अगर इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो आपके पास क्या होगा, V एट P। देखो इस पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट मान लिया, इस नेगेटिव चार्ज को सेकंड मान लिया और इस चार्ज को क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक पोटेंशियल V1 के कारण, एक पोटेंशियल V2 के कारण और एक पोटेंशियल V3 के कारण होगा। अब आपको पता है जितना पोटेंशियल V2 के कारण है उतना ही पोटेंशियल V3 के कारण है, बट एक के कारण पॉजिटिव और एक के कारण नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। ये पोटेंशियल के टॉपिक में आपको बता चुका हूं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी प्लेट को अर्थ कर देता हूं। ये कर दिया। अर्थिंग का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले व्हाट इज अर्थिंग, तो अर्थ के साथ चार्ज के शेयर करने के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। यानी कि शेयरिंग ऑफ ए चार्ज विद अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जैसे ही अर्थिंग की जो फ्री वाला चार्ज है वो पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके।
अब इस चार्ज की कहानी ये होगी, ये तो हो गया खत्म, क्योंकि इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ जिस चार्ज को किया वो अर्थ में चला जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं बचेगा। अब कितने बच गए, ये आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग। अब अर्थिंग के बाद की अगर आप बात करोगे तो जब पी पॉइंट का पोटेंशियल है केवल दो के कारण होगा, एक V1 चार्ज के कारण और एक V2 चार्ज के कारण। अब आपको पता है कि V1 चार्ज का पोटेंशियल V1 और V2 चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस। ठीक है, क्यों, क्योंकि V3 के कारण V3 पोटेंशियल जीरो हो चुका है। यहां लिख देता हूं V3 इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू अर्थिंग। अर्थिंग के कारण V3 क्या हो चुका है, जीरो, क्योंकि जैसे ही अर्थ किया तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए उस पूरे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइज करते ही बाहर वाली प्लेट का जो फ्री चार्ज है वो हो गया खत्म। अब दो चार्ज बचे हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव, यही क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैं किसी कैपेसिटर को, समझिए ध्यान से, जैसे ही मैं किसी अनचार्ज्ड अर्थड कैपेसिटर को, ये चार्ज कैसा अनचार्ज है पर इसकी बाहर की प्लेट को कैसे कर दिया है, अर्थ कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, जब मैं किसी अनचार्ज्ड अर्थ कैपेसिटर को किसी चार्ज्ड कैपेसिटर कंडक्टर के पास लेके आता हूं तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है। देखिए पहले पोटेंशियल V1 था, अब डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, V1 माइनस V2। और जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। कैसे, दैट इज C इज इक्वल टू मैं Q बटे में V। अगर V कम होगा तो कैपेसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। और यही क्या है, प्रिंसिपल है कैपेसिटर और कंडेंसर का, इसी के बारे में हमने डिस्कस करना था। तो इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अनचार्ज्ड अर्थड कैपेसिटर या फिर अर्थड कंडक्टर कम क्लोजर टू चार्ज्ड कंडक्टर its potential decreases and capacity increases। यही प्रिंसिपल है भाई, कैपेसिटी इंक्रीजेस। यानी कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर को जो कि अनचार्ज्ड है बट अर्थ किया हुआ है एक चार्ज कंडक्टर के पास लेके आओगा तो उसकी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और उसका पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। कैसे डिक्रीज करता है वो आपके सामने मैंने बता दिया। बिफोर इसका पोटेंशियल V था, आफ्टर इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V1 माइनस V2। यही प्रिंसिपल है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर एंड गिव इट टू ए चार्ज अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। After that, a uncharged conductor placed near to it, and due to induction phenomena, inside surface become negative and called bound charge. Outside surface is positive, is called free charge. Now, outside plate of a uncharged conductor is earthed, so its potential decreases as shown in the equation. इसका potential decrease करेगा, so इसकी capacity increases। ऐसा लिख सकते हो, मैंने बोल दिया है सारी बातें, और इस प्रकार आप इसको शो कर सकते हो। तो वो सारी बातें, वो सारे पॉइंट्स, वो सारी चीजें आपके सामने मैं लेके आऊंगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो आपको जो है बातों में उलझा के रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब एक बात सोच सकते हो कि जब इस प्लेट के ऊपर ये चार्ज तो गया, केवल ये बच गया, तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना हुआ, बट नेट चार्ज की बात करेंगे कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, वो कितना हो गया, जीरो। क्योंकि अभी एक पूरा कैपेसिटर बन गया जिसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो प्लेट की अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, इस पूरे कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। और इसके पास नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव इस तरफ उतना ही नेगेटिव इस तरफ, तो नेट चार्ज जीरो। लिख लें इस पॉइंट को, मैं बोल रहा हूं नेट चार्ज इसका क्या हो गया अभी, जीरो के बराबर हो गया है। नेट चार्ज जीरो के बराबर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये सारे पॉइंट मैं इसलिए साथ साथ कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में ना हो और आप जो है अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को कर सके। और मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि एक बार आपने अगर यहां से पढ़ लिया तो उसके बाद आपके मैं नीट और IIT मेंस के एग्जाम तक की मैं गारंटी लेता हूं कि इन्हीं टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस तो यही है और उसी लेवल का मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं एक पैरेलल प्लेट की अरेंजमेंट। सबसे पहले कि मान लिया जाए आपके पास एक पैरेलल प्लेट की अरेंजमेंट है, ये रही। ठीक है, और इस प्लेट के इस हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको बता दिया। एक प्लेट के अंदर पॉजिटिव और इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है, डी के बराबर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, दोनों प्लेट का। तो अब यहां पे करेंगे, लेट अस ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन each plate and d is distance between plate, distance between plate। ये आपको साथ साथ लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में जब आ जाए क्वेश्चन ऐसा, तो किस हिसाब से लिखना है मैं साथ साथ वो भी सिखा रहा हूं, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, क्या क्या बातें लिखनी है ताकि अगले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको नंबर दे। तो ये बातें लिखनी है आपको। सबसे पहले दिखाना ए इज द एरिया, यहां पे भी लिख दो ब्रैकेट में, दैट इज एरिया, और यहां लिख दो डी इज द डिस्टेंस। और इन्हीं बातों को केवल 2 लाइन, छोटी छोटी 2 लाइन इतना लिख के आपको दिखाना है ताकि आपके ऊपर, अगले के ऊपर इंप्रेशन जाए और आपको उसको पता चले कि भाई जेन्युइनली इस बच्चे को इसकी समझ है, इसने रट्टा नहीं मान रखा। अब एक बात सोचिए, जब भी कैपेसिटी को फाइंड आउट करोगे, याद रखना एक बात, अब मैं बता रहा हूं, उस बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। जब भी कैपेसिटी को फाइंड आउट करोगे तो पहला पॉइंट होगा पोटेंशियल को निकालना। कैपेसिटी को निकालने का तरीका पोटेंशियल से होकर निकलता है। जब तक आप उस अरेंजमेंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, आप कैपेसिटी भी नहीं निकाल सकते। तो पहला काम है आपका पोटेंशियल को निकालना। अगर आप पोटेंशियल को निकालने में सक्षम हो तो आपकी कैपेसिटी आ जाएगी। सर कहोगे क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया कि जो C होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में V के बराबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल को निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी। तो निकालो। अब देखो पोटेंशियल को, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है, V डिवाइडेड बाय D के बराबर, दैट इज D इज द डिस्टेंस एंड V इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा था कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो रहा है। पर नेट चार्ज कितना है, 0 प्लेट के ऊपर। नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मैं यहां से V की वैल्यू को निकालूं तो किसके बराबर होगा, दैट इज E इंटू में D के बराबर। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट। और दोनों कंडक्टिंग प्लेट है और कंडक्टर के बीच में, हमने जब नॉर्मल प्लेट की बात करते हैं तो नॉर्मल प्लेट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो वो क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 प्लेट है और उसके बीच का कोई पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई बच्चा कहेगा जी कैसे हो जाएगा, बता दीजिए एक बार, समझिए। ये पॉइंट ले लीजिए, फिर इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। इस प्लेट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा आपका क्या करना, डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। अगर आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में सक्षम है तो आप समझ लीजिए आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इजीली निकाल लोगे। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल करेगा, ये हो गया जिसको कहा E1। ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्या हो गया, E2 हो गया। और एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आपको बताया गया है। तो 2 प्लेट के कारण कितना होगा, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एक प्लेट के लिए मैंने आपको निकालना सिखा रखा है कि एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों प्लेट का कितना हो जाएगा, दोनों प्लेट का हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसिस लॉ के एप्लीकेशन में आपको सिखाया था। अब देखिए, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जिसको लिखा जाता है चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया, इस प्रकार से। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं चेंज कर सकता हूं, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू में A। इस प्रकार से यहां पे चेंज किया जा सकता है। अब इसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। यहां पे लिखेंगे पुट
E इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे क्या बनेगा, दैट इज पोटेंशियल, इसका बन जाएगा दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू, इस E की जगह ये वैल्यू, यहां पे जो E दिखाई दे रहा है इसकी जगह ये वैल्यू, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और साथ में कौन बचेगा D। तो अब जो पोटेंशियल आया है, अब जो पोटेंशियल निकाल लिया, मैंने कहा था पहला काम पोटेंशियल को निकालना। अब इस V की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, पुट V इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो C इज इक्वल टू में Q डिवाइडेड बाय V की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू D और एप्सिलॉन नॉट इंटू A के बराबर। इस Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D के बराबर। इस फार्मूले को याद रखना आपको, यह फार्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, 100% इसको याद करना आपको, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D के बराबर। अब आप ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट A बाय D ये आ गया है कैपेसिटी, कैपेसिटी का फार्मूला आ गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D के बराबर। अब ये जो C है ये डिपेंड करता है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि कैपेसिटी जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। आज का पहला पॉइंट इसी को डिस्कस किया था कि वो केवल कांस्टेंट के रूप में आ रही है। अब हमने C का ओरिजिनल फार्मूला ड्राइव कर लिया, तो ये किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट, जिन प्लेट के बीच के निकाल रहे हो, एरिया ऑफ प्लेट। दूसरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के बीच, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, याद रखना भाई। तीसरा किसके ऊपर, मटेरियल बिटवीन प्लेट, मटेरियल बिटवीन प्लेट, याद रखना भाई ये बात, मटेरियल बिटवीन प्लेट, उन प्लेट के बीच में कौन सा मटेरियल भला हुआ है, यानी कि जो ये प्लेट है, इन प्लेट के बीच में कौन सा मटेरियल, वो किस मैटर से, किस कंडक्टर से प्लेट बनी हुई है उस पर डिपेंड नहीं करता। मान लिया कॉपर की बनी है या सिल्वर की बनी है, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है C की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों प्लेट के बीच में मटेरियल क्या भरा हुआ है, उसी को तो क्या कहते हैं, उसी को तो एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं स्पेस की, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम की। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है कौन, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। किसके ऊपर, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड मटेरियल बिटवीन प्लेट। इन सब बातों को गांठ बांध ले और याद रख ले, यहां से क्वेश्चन आता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, Q एंड V, डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन Q एंड V, Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कौन, C, और C ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। ये भी याद रखना भाई, कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा कैसी होती है कैपेसिटी, पॉजिटिव होती है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। टोटल चार्ज ऑन C, टोटल चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर होता है वो किसके बराबर होता है भाई, 0 के बराबर होता है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको लिखवा रहा हूं, ये आपके काम आएंगी, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, आपको बार बार इन बातों से होके गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बार बार ये बातें समझा रहा हूं। तो चलिए ये सारी बातें नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक हम बढ़ेंगे, और अगला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किसमें, सीरीज में और पैरेलल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर खुद ये ना आकर के इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और किस हिसाब से न्यूमेरिकल आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना ये बात। कैपेसिटर सीरीज एंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन उठाएंगे वो कॉम्बिनेशन हम लेंगे सीरीज का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे कि एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है भाई, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, तीसरा कैपेसिटर ये हो गया, ऐसे करते करते हजारों, ये कैपेसिटर की पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट हो गया। और इस पूरे सिस्टम को बाहर से हमने एक बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर, V, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। यानी कि जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हो तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ध्यान से देखो,
इसकी नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, इसकी नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, यानी कि एक कैपेसिटर की नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होती है, तो उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कहा जाता है। या दूसरा काम, वहन, दूसरी डेफिनेशन, वहन चार्ज थ्रू और कैपेसिटर, वहन चार्ज थ्रू ऑल कैपेसिटर इज सेम। से जब सभी कैपेसिटर के थ्रू चार्ज सेम होता है, सभी कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज सेम होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट है चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सभी कैपेसिटर्स के पास चार्ज क्या रहेगा, सेम। किसमें, सीरीज में। और इसी बात का फायदा उठा के यहां क्वेश्चन होंगे, जिसको ये मालूम वो ये समझ लो कि पार हो गया, जिसने ये समझ लिया वो पार हो गया। दूसरा, पोटेंशियल V वो क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। अब कहोगा सर कैसे डिवाइड होता है, समझा दीजिए जरा। देखिए पहला कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1, दूसरे कैपेसिटर की C2 और तीसरे कैपेसिटर की C3। तीनों के पास, इसके पास भी चार्ज क्यों, इसके पास भी चार्ज क्यों, इसके पास भी चार्ज क्यों, क्यों, क्योंकि अभी अभी लिखा चार्ज क्या रहेगा, सेम। तो तीनों कैपेसिटर्स के थ्रू अगर चार्ज सेम है तो उस कॉम्बिनेशन को भी सीरीज कॉम्बिनेशन बोल रखा है। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब प्रत्येक कैपेसिटर के थ्रू जो आपका चार्ज होगा वो सेम रहेगा, तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम क्या कहते हैं, उस कॉम्बिनेशन का नाम भी हमने क्या लिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है। उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने नाम दिया है। अब बात करते हैं पोटेंशियल। V वोल्ट की बैटरी थी, इसमें से इसको दे दिया V1, इसको दे दिया V2 और इसको दे दिया V3। कितने हिस्से कर दिए, 3 हिस्से। मतलब अगर हम टोटल V की बात करें तो इसके 3 हिस्से हैं, दैट इज V1 प्लस में V2 और प्लस में V3। 3 हिस्से हैं इस प्रकार से, दैट इज V3। इस प्रकार से 3 हिस्से हमने इसके बना दिए, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो मैं आपको बार बार एक ही बात डिस्कस करके बता रहा हूं कि जब भी आपका कैपेसिटर सीरीज में रहेगा तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो सेम रहेगा, बट जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल क्या करेगा, डिवाइड होगा। इस बात को मैं बार बार आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और इस बात को आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम और पोटेंशियल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए कैसे डिवाइड और कैसे वो होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर आप V1 की वैल्यू निकालो, V1 की वैल्यू तो किसके बराबर होगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में C1। अब किसी को ध्यान नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, और V निकालोगे तो यहीं पे निकाल के दिखा देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। पता होना चाहिए कि Q किसके बराबर होता है, C इंटू V के बराबर। अगर आपको V निकालना है तो किसके बराबर होगा, Q बटे में C, इसके बराबर। ये फार्मूला आपके सामने रहा। अब आपने V2 निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में C2। इसी प्रकार आपको V3 निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में C3। क्यों Q को क्यों ही रखा, क्योंकि सभी के पास चार्ज तो सेम है। इसने बोला है कि चार्ज सभी के पास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो हमने चार्ज को सभी के पास सेम कर दिया। ये कंडीशन याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है आपको, सेम रहेगा चार्ज, सभी के पास सेम रहेगा चार्ज। अब इस V1, V2, V3 और V की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट V, V1, V2 एंड V3 इनटू 1 इक्वेशन। तो देखिए क्या होगा, दैट इज टोटल पोटेंशियल V की जगह क्या हो जाएगा, V की जगह हो जाएगा दैट इज Q डिवाइडेड बाय में C, और किसमें, सीरीज में, इसलिए CS। यहां पे कौन हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में C1, और दूसरा Q डिवाइडेड बाय में C2, तीसरा Q डिवाइडेड बाय में C3। हर जगह से Q कॉमन, Q कॉमन, Q कॉमन कैंसिल आउट, तो 1 बटा CS किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 1 बटा C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस में 1 बटा में C3, इस प्रकार। तो ये टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी किसकी, सीरीज की। मैंने आपको यहां पे क्या शो कर दिया, केवल ये शो कर दिया कि जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें चार्ज सेम और पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। जब चार्ज सेम और पोटेंशियल डिवाइड होता है
तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन के आता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके सामने। अब दूसरी बात, पहचान करने का तरीका कैसा होगा। आप जब पहचान करना चाहते हो, ये डेरिवेशन हो चुका है कंप्लीट, और इस प्रकार से अब आप इसको लिखोगे। अगर आगे टर्म फोर्थ होती तो 1/C4, 1/C5, 1/C6 ऐसे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/CS इज इक्वल टू समेशन की टर्म 1/CI, और इस आई को रख देंगे हम 1 से लेके n तक। और ये क्यों लिखवाई गई है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के एमसीक्यू में आई हुई टर्म है, पीवाईक्यू का एमसीक्यू है, पहले पूछा गया एमसीक्यू है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है, इसलिए मैंने आपको यहां पे लिखवाया है, ये बात याद रखना। अब एक बात सोचो, अभी तक जो हमने बातें डिस्कस कर चुके हैं, उन बातों से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि चार्ज जो है सेम रहेगा और पोटेंशियल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसके बाद हमें पहचानना कैसे है। अब देखो पहचानोगे कैसे, जब भी आप कैसे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करो और आपको यह ना पता हो कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल, आपको पहचानना कैसा, उसकी पहचान बताता हूं। आप इस पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के एक चार्ज चला लें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज क्यू को चला लें। जैसे ही चार्ज क्यू को चलाओगे तो आपको दिखेगा कि एक ही रास्ता दिखाई दे रहा, एक ही रास्ता दिखाई दे रहा, एक ही रास्ता। जब एक ही रास्ता है तो यहां से चार्ज घुसेगा क्यों, और इससे भी क्यों, इससे भी क्यों होता, वो वापिस क्या निकला है, क्यू चार्ज वापिस निकला है। इस प्रकार अगर यहां दो रास्ते होते तो ये क्यू दो भागों में डिवाइड होता, अब एक ही रास्ता है तो एक भाग में डिवाइड हुआ। इस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज क्या आ गया, सेम, और चार्ज सेम आ गया तो इसका मतलब इसका चार्ज सेम है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल को और कैपेसिटी को ऐड करने का तरीका होता है 1/CS, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद रखना, इस तरह से कैपेसिटी ऐड होती है, इस बात को याद रखना, और ये आपका फार्मूला जो आपसे पूछा गया है। अब बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, और तीसरा कैपेसिटर ये रहा। इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव, नेगेटिव, इस कैपेसिटर की पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव प्लेट। अब हमने क्या किया, तीनों की पॉजिटिव प्लेट को एक जगह जोड़ दिया और तीनों की नेगेटिव प्लेट को एक जगह जोड़ दिया, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और पूरे सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पूरे सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या कहा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या पहचान बताई, जब एक पॉजिटिव प्लेट सबकी एक पॉइंट से कनेक्ट है और सबकी नेगेटिव प्लेट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल। सीरीज में क्या था, एक की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से। अब देखिए, अगर ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, और यहां से V वोल्ट का पोटेंशियल, अब करो यहां से चार्ज चला के देखो, यहां से चार्ज गया Q। अब इस Q को तीन रास्ते, पोटेंशियल के साथ नहीं करना, आपको चार्ज के साथ करना है, बस पोटेंशियल के साथ ऐसा करके नहीं देखना, चार्ज के साथ करना। अब देखो चार्ज को तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा। एक रास्ता ये दिखाई दे रहा, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो इसको मिला Q1, इसको मिला Q2 और इसको मिला Q3। इस प्रकार तीनों को अलग अलग चार्ज। जब चार्ज डिवाइड होता है, जब चार्ज क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल का कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो यहां पे क्या रहेगा, सेम होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। देख लीजिए, बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो एक ही रास्ता था, इसलिए सबके साथ चार्ज क्यों गया, तो चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। यहां पे उल्टा काम हो गया, चार्ज जो है डिवाइड हो गया और पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। इसका भी इसका भी और इसका भी। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3। इस प्रकार देखो, आपने खुद को ही एनालाइज हो गया। जब यहां से क्यू चार्ज, पोटेंशियल नहीं चला के देखना, चार्ज चला के देखना। जब क्यू चार्ज यहां से चल रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक को Q1, एक को Q2, एक को Q3। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि तीन रास्ते हैं ना, एक ही रास्ते से चार्ज थोड़ी नहीं जाएगा, किसी में से भी जाएगा, तो तीनों को डिवाइड कर दो। इसलिए जब भी चार्ज डिवाइड दिखाई दे तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन चार्ज थ्रू ऑल कैपेसिटर आर डिफरेंट एंड पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिख लो, व्हेन चार्ज थ्रू ऑल कैपेसिटर्स आर डिफरेंट एंड पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करते हैं, तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो वो हो जाएगा दैट इज Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। अब एक बच्चा जो बड़े ध्यान से इस चीज को देख रहा होगा उसको पता चलेगा कि यहां पे भी हमने वही फार्मूला उठाया जो डिवाइड हो रहा है। देखिए यहां पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था तो पोटेंशियल को उठा लिया, वहां डिवाइड कौन हो रहा है, चार्ज, तो इसलिए चार्ज को उठा लो। जो डिवाइड हो रहा है उसको उठा के डेरिवेशन कर लो, हो जाएगा।
दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। क्यू किसके बराबर होगा? सी इंटू वी के बराबर होगा। और Q1 किसके बराबर होगा? दैट इज C1 इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल तो हर का क्या है? सेम है। और Q3 कितना होगा? दैट इज Q2 इंटू वी। और Q3 कितना होगा? दैट इज C3 इंटू वी के बराबर। अब सभी की वैल्यू यहां पुट करो। जब इसमें पुट करोगे तो CP, क्योंकि एक उसका कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, इसलिए इंटू वी। पहले में C1 इंटू वी, दूसरे में C2 इंटू वी, तीसरे में C3 इंटू वी। V यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल आउट। तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी इसकी दैट इज C1 प्लस C2 प्लस में C3। इस प्रकार चौथी टर्म होती तो C4, पांचवी टर्म होती तो C5, छठी टर्म होती तो C6, ऐसे। और इस Cp को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है दैट इज समेशन ऑफ Ci एंड I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये फार्मूला भी पूछा गया फार्मूला है, याद रखना, कुछ इस तरह से भी। ठीक है भाई, कुछ इस तरह भी ये टर्म पूछी जाती हैं, कुछ इस तरह भी पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम, पोटेंशियल डिवाइड। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन को आपको बता ही चुका हूं, जिसमें चार्ज क्या रहता है? सेम, और पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स और सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, ज्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी। तो ये सीरीज और पैरेलल का था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको टाइम दे दिया है, और स्क्रीनशॉट लेके आप इस सब को स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। और साथ साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको कहा भी है कि वहां नोट्स आपसे शेयर हो जाएंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के साथ और डाइलेक्ट्रिक्स के बिना। विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स तो मैं आपको एक्सप्लेन करवा चुका हूं, दैट इज C इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D। ये फार्मूला आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो किसका था? विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स था। अब हमें किसका डिस्कस करना है? विद डाइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि एक टॉपिक तो पहले ही कर चुके हैं। अब विद डाइलेक्ट्रिक्स की हमें बात करनी है, तो विद डाइलेक्ट्रिक्स हम बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, जब हम विद डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज दिस प्लेट इज पॉजिटिव। आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और मैं ये बार बार आपको कह चुका हूं, बड़े ध्यान से अगर आप इसको समझोगे तो आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को E नोट कहा, और मैंने पहले ही कहा था जिस भी टर्म के साथ नोट लग जाए वो हमेशा स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? D के बराबर। कब है? जब इसके बीच में एयर भरा हुआ है। अभी तक इसके बीच में क्या? एयर। एयर फील्ड की कैपेसिटी आपको निकलवा के दिखाई थी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। वो किसकी है? एयर फील्ड कैपेसिटर या विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, वो दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो ये सब मैं न्यू कमर्स के लिए भी करवा रहा हूं, जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार अब +2 का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए, और सभी के लिए है ये। अब इन दोनों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी। डाइलेक्ट्रिक्स में पूरा क्लास ले चुका हूं, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको पहले दे चुका हूं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं? डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं इंसुलेटर होती हैं, उसके बाद भी वो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकती हैं। पोलर और नॉन पोलर टाइप की थी, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। डाइलेक्ट्रिक्स जैसे हमने क्या डाल दी? एक हमने वुड, लकड़ी का टुकड़ा लिया और दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच रख दिया, उस प्रकार की सिचुएशन है ये। तो अब इंडक्शन के कारण इस पे पॉजिटिव है तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे? ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद रखना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक्स है। अगर ये कंडक्टर होता, अगर ये सेल होता या कंडक्टिंग स्फीयर होता तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। मेटेलिक होता, मेटल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, क्योंकि वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। पूरी प्लेलिस्ट है, जो बच्चा नया है वो पूरी प्लेलिस्ट को सीरीज वाइज देखेगा तो मैं गारंटीड कह सकता हूं, या जिसने पहले वो बातें पता हैं तो भी ये आप डायरेक्ट लेक्चर देख सकते हो, नहीं तो आपको पहले पूरी सीरीज के साथ चलिए। आपको 100% मैं कहता हूं कि ऐसा कोर्स आपको कोई दूर और नहीं मिलेगा, और पूरा कोर्स चलेगा आपका।
इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, ठीक है। और इस पूरे की थिकनेस है टी, इस प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी है, टी के बराबर है। अब बात सोचिए, पहले एयर की डिस्टेंस कितनी थी, डी थी। अब उस एयर की डिस्टेंस में टी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी, तो एयर कहां कहां बच गई, एक तो यहां बच गई और एक यहां बच गई। तो कितना हिस्सा बच गया, पहले डी था, टी डाल दिया तो डी माइनस टी क्या बच गई, एयर बच गई। और मैंने पहले ही कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालो, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चाहे विद डाइलेक्ट्रिक्स है या विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स है, या स्फेरिकल कैपेसिटर है या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर मिले पहले उसका पोटेंशियल निकाल लो। अगर आप पोटेंशियल निकालने में सक्षम हो चुके हैं तो उसके बाद आप समझिए आपका काम हो जाएगा आसानी के साथ। अब देखिए पोटेंशियल निकालेंगे। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में डिस्टेंस, इसके बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में डिस्टेंस। तो पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का, दैट इज ई नोट, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नोट, और एयर की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज डी माइनस टी, इतनी तो है, डी माइनस टी, ये रही। क्योंकि पहले जब ये डाइलेक्ट्रिक्स नहीं थी तो एयर की डिस्टेंस डी थी, अब इस डाइलेक्ट्रिक्स को टी थिकनेस के साथ डाल दिया है तो एयर यहां बची और यहां बची, तो कितनी बची, डी में से टी घटा दो, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम वो कितना हो गया, ई, और उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। अब ये पोटेंशियल दो टर्म के साथ के लिए बनेगा, क्योंकि यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो दो पोटेंशियल बनेंगे ना, एक थोड़ी ना बनेगा। टोटल पोटेंशियल निकालोगे तो एक तो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा और दूसरा ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, तो दो पोटेंशियल बनेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा डिस्टेंस करते हैं उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई नोट है और एक ई है, तो दोनों के कारण ही यहां पोटेंशियल भी बनेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो पोटेंशियल, और दोनों को सम अप कर दो, ये हो गया। अब देखिए आगे आपको पता होना चाहिए कि के डाइलेक्ट्रिक्स जो होती है कांस्टेंट होता है, उसका फार्मूला होता है ई नोट डिवाइडेड बाय में ई। किसी को याद नहीं है तो मैं करवा दूं, दैट इज एफ वी डिवाइडेड बाय में एफ एम, वैक्यूम डिवाइडेड बाय में मीडियम का फोर्स। ये करवा चुका हूं, पहले एक्सप्लेन करवा चुका हूं, इसलिए वहां जाके आपको देख सकते हो सीरीज में, और नहीं तो इसको याद रख लो, फिर बाद में उस सीरीज को देख लेना, उसके अंदर करवाया हुआ है। अगर मैं यहां से इस ई की वैल्यू निकालूं तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, दैट इज ई नोट डिवाइडेड बाय में के। इस ई की वैल्यू यहां से उठा के इस फार्मूले में यहां पुट कर देंगे केवल, तो क्या बनेगा, दैट इज वी इज इक्वल टू में ई नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस इस ई की जगह ये वैल्यू कौन है, ये दैट इज ई नोट डिवाइडेड बाय में के, और साथ में टी थिकनेस। ई नोट यहां भी है यहां भी है, दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो वी पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज ई नोट कॉमन, अंदर कौन बचा, डी माइनस टी, दैट इज डी माइनस टी, और साथ में कौन आ गया, प्लस का टी डिवाइडेड बाय में के बराबर। इस प्रकार हो गया। या तो इस टर्म में लिख लो, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट इज ई नोट इज इक्वल टू में डी माइनस यहां टी लिख लिया, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन में के, इस प्रकार से। क्यों, देखो माइनस को फिर से अंदर लेके जाओ माइनस टी को, तो ये हो जाएगा माइनस टी और एक माइनस ये माइनस मिलके प्लस का टी बाई के, इस तरह से। इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरह से। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन द प्लेट होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट। करवा चुका हूं ये बात पहले, जब हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स वाला टॉपिक करवाया था, वहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट आपको बताया गया था। और सिग्मा की वैल्यू आपको बताई थी, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया, ये भी मैं बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नोट बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज सिग्मा की जगह रखो क्यू बाय, तो दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नोट इनटू में ए के बराबर, ठीक है। अब जो इस ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो ऊपर वाली में, तो आपके पास आ जाएगा, दैट इज वी इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे तो क्यू डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नोट इनटू ए, इस प्रकार, और साथ में ये बचेगा, दैट इज डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में के, ये हो गया। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। हमने क्या किया, सबसे पहले पोटेंशियल निकाला, एक बार फिर से बता देता हूं। पोटेंशियल निकाला ई नोट डी माइनस टी फॉर द स्पेस एंड ई इंटू टी फॉर दिस मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक्स डाली गई है। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जिसका फार्मूला ई नोट बाय ई होता है। ई की वैल्यू आ गई ई नोट बाय के, इस ई की वैल्यू को उठा के यहां रखा और कॉमन ले लिया ई नोट को।
जैसे ही कॉमन लिया तो फिर हमने टी को भी कॉमन ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा का फार्मूला चार्ज बाय एरिया। इसकी वैल्यू यहां रखी और इसकी वैल्यू यहां रखी, ये काम किया तो उत्तर आ गया ये। अब आपको पता है आगे कि जो C होता है वो किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाय में V के बराबर। ये आएगा C डैश। C कौन था, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं थी, विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। C कौन था, C था विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स वाला पोर्शन, जो हम पहले कर सकते हैं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, उसके बराबर था। और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D। ये वैल्यू आई थी जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स था, जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं था। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, पुट 1 into 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में रख दो, यानी कि इस पोटेंशियल की वैल्यू उठा के यहां रख दो। जैसे इस पोटेंशियल की वैल्यू को यहां रखोगे तो देखिए जरा क्या आएगा, दैट इज C डैश इज इक्वल टू में Q बटे में V की वैल्यू क्या है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे हो गया D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में K, इस प्रकार। तो इस चार्ज से ये चार्ज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो उत्तर क्या बन गया, दैट इज C इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में K। ये आ गई नई कैपेसिटी, ठीक है, जिसको क्या कहा, C डैश, जिस कैपेसिटी को क्या बोला, C डैश। और C की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, C की वैल्यू निकाली थी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D। ये क्या था, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स था। जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं थी तो इसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाय D थी। जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं थी तो इसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाय D के बराबर थी। जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिया, विद कर दिया, तो विदाउट थी। ध्यान से समझे, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं थी तो इतनी थी, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी तो ये बन गई। इसका मतलब आप देख रहे होगे D में से कुछ ना कुछ ये टर्म माइनस हो रही है। D में से जब ये टर्म माइनस हो रही है तो ये डिनोमिनेटर है, ये कम हो जाएगा, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिए, यहां तो D है, देखो एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A, यहां D है, यहां D में से कुछ ना कुछ कम हो गया। अगर कम हो गया है तो ये जो C है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली का रेशियो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दैट इज C डैश इज ग्रेटर देन C के बराबर होगा। यानी कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक्स डाल दोगे तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो नया रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब डाइलेक्ट्रिक्स से फिल कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, याद रखना भाई। अब अगला इसी का केस मैं करवाता हूं। अगर मैं इस कैपेसिटर को फुल्ली फिल्ड कर दूं, फुल्ली का मतलब इस यहां से लेकर के यहां तक भर दूं। अब तक तो एक टुकड़ा डाला था बीच में, केवल एक छोटा सा टुकड़ा। अब मैं टुकड़ा न डाल करके इसको पूरी को फिल कर देता हूं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड, इफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल्ड कर दूं तो क्या होगा, जो D है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, T के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही तो है, यानी कि कहने का मतलब जो T थिकनेस है उसको D के बराबर कर दो। तो D के बराबर कर दिया तो पूरी प्लेट पूरी भर गई, कहीं से खाली स्पेस नहीं बचा, एयर बची नहीं, एयर बची नहीं। तो इस फार्मूले में यही करना है। तो हमारे पास हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D माइनस, देखो ये अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओगे तो इस T की जगह D रख दो, तो D, देखो माइनस D को अंदर लेके जाओगे माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस का D बाय में K। ऐसे इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या बनेगा, देखो K ऊपर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में D, ये बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसका बार बार हम यूज करेंगे, बहुत बार हम यूज करेंगे इस रिजल्ट का। तो जो हमारा C डैश है वो कितना बन गया, दैट इज K टाइम्स ऑफ C। C की वैल्यू तो ये थी ना एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो ये कितना बन गया, C डैश इज K टाइम्स ऑफ C, यानी कि उस C का K गुणा कर दो, कब, जब कंप्लीटली फिल्ड कर दे। और जब आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो कंप्लीटली फिल्ड के ही पूछेगा, लगभग एकाध आएगा इस फार्मूले का, तो कोई एक आ गया, दो आ गया, बस ऐसा सबसे ज्यादा इसके पूछेगा। तो याद क्या रखना है, इस रिजल्ट को याद रखना है कि जब किसी कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया जाए तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। दैट इज C डैश इज इक्वल टू में K टाइम्स ऑफ C। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए। ये सारे फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। मतलब कहने का, जब किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को फुल्ली फिल्ड कर देते हो तो उसकी कैपेसिटी कितने से बढ़ जाती है, K टाइम से। और K कौन है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है।
तो ये सारी बातें आपको एक एक करके पता होनी चाहिए। तो अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक्स डाला है उस कैपेसिटर के अंदर, तो ये हो गया। अभी ये डाइलेक्ट्रिक्स नॉन मेटेलिक थी, जैसे हमने वुड डाल दिया, अब लकड़ी तो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, मेटेलिक नहीं होती है, वैसी डाली। अब हमारा मन कर गया हम इसके अंदर मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स भर दें। कौन सी डाइलेक्ट्रिक्स? मेटेलिक, जो मेटल से बनी हुई है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर दें, मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स को। तो फिर से हमने क्या किया, एक प्लेट कैपेसिटर को मान लिया, ये प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव और दूसरी प्लेट कैपेसिटर की कैसी, नेगेटिव, क्योंकि इंडक्शन के फिनोमिना के कारण क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इसके बीच हमने क्या भर दी, मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स भर दी। भाई ये कैसी है, मेटेलिक है। और मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स की खास बात क्या हो गई, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया जीरो, क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, डी के बराबर, इसकी थिकनेस कितनी है, टी के बराबर। अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो और मैं इसको बार बार आपको एक्सप्लेन भी करवा चुका हूं कि टोटल जो थिकनेस है इस डाइलेक्ट्रिक्स की टी और इसकी यहां से लेके यहां तक की डी। अब अंदर मेटल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आपको पता है सेल के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर या मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इससे पहले वाला टॉपिक ही करवाता है, इससे पहले वाला लेक्चर है जिसमें कंडक्टर के बारे में बात की, इंसुलेटर के बारे में, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सभी के बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया है। इसलिए तो ये क्या हो गया इस प्रकार। अब इसका पोटेंशियल निकालेंगे, तो इसका पोटेंशियल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसको क्या कहा, ई नोट। तो ई नोट और ई नोट की जो डिस्टेंस है, इसके बीच में टी थिकनेस बच दी, तो एयर यहां बची और यहां बची है, और यहां एयर बची है, तो वो कितनी बची है, डी माइनस टी बची है। पहले तो पूरे में हवा थी, पर डाइलेक्ट्रिक्स डालते ही टी थिकनेस को हवा हटा गई, तो इसलिए डी माइनस टी में हवा बची। और प्लस में करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और जीरो के साथ में कुछ भी लो तो जीरो, केवल एक टर्म बचेगी। पहले वाले केस में दोनों टर्म बच रही थी, क्योंकि वो नॉन मेटेलिक थी, मेटल्स की बनी हुई नहीं थी। अब मेटेलिक डाल दी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इससे पहले वाले केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, क्योंकि वो नॉन मेटेलिक थी, ये मेटल्स की है। अब पोटेंशियल, अब ई नोट की वैल्यू सभी को पता है, दैट इज सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू सबको पता है, चार्ज बटे में एरिया इंटू में एप्सिलॉन नोट। अब यहां पे सी डैश निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्यू भाग में वी, ठीक है, दैट इज, और वी की वैल्यू रख दो, दैट इज सी डैश इज इक्वल टू में क्यू, और इस वी की, इस ई नोट की वैल्यू यहां रख के वी क्या बनता, वी बनता दैट इज सिग्मा डिवाइडेड, सॉरी देखिए इस क्यू बाय में एप्सिलॉन नोट वैल्यू किसके, ई नोट की, यहां रखते तो क्या बनता, दैट इज क्यू बाय में एप्सिलॉन नोट ए, और यहां हो जाएगा दैट इज डी माइनस टी के बराबर, इस प्रकार। तो ये वैल्यू यहां रखो, तो इसको कहेंगे क्यू एप्सिलॉन नोट ए, और नीचे क्या रहेगा, डी माइनस टी के बराबर। इस क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी के बराबर। और सी की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय में डी के बराबर। फिर से कंपेयर करो, यहां पे तो डी है, यहां डी माइनस टी है, मतलब जब मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स डाल दोगे तो डी माइनस टी हो गया, मतलब डी में से कुछ ना कुछ घट गया, तो डिनोमिनेटर घट गया, तो कैपेसिटी बढ़ गई। इसका मतलब सी डैश की वैल्यू फिर से किसके बराबर होगी, ग्रेटर देन सी से। तो इसका मतलब यह हो गया कि चाहे आप मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स डालो, चाहे आप नॉन मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स डालो, चाहे आप उस कैपेसिटर के बीच कुछ भी डाल दो, हमेशा कैपेसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो हमेशा कैपेसिटी क्या करती है, ऑलवेज कैपेसिटी इंक्रीज। याद रखना भाई, गांठ बांध लो, इस बात को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, फिर से मेंशन कर रहा हूं। चाहे आप मेटेलिक डालो, चाहे आप नॉन मेटेलिक डालो, चाहे आप किसी भी टाइप की कैपेसिटी को फील्ड कर दो, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, उसकी कैपेसिटी हमेशा बढ़ेगी। अगर आपको यहां सुन गया कहीं वर्ड कि एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स को डाल दिया है, बस इतना सुन लो, तो कह दो जी कैपेसिटी बढ़ेगी, चाहे वो मेटेलिक है चाहे नॉन मेटेलिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं फिर से इसको कंप्लीटली फील्ड कर दूं, मतलब टी थिकनेस डाली थी ना, मैं पर पूरी थिकनेस को डाल देता हूं, तो मैं यहां पे क्या कहूं कि कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। अगर मैं इसको कंप्लीट फिल्ड कर दूं तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, टी के बराबर। तो यहां पे रखेंगे तो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी, और इस टी की जगह भी क्या रख दो, डी। तो ये क्या बनेगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी कितना, जीरो, और किसी के बटे जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया।
मतलब सी डैश कितनी बढ़ के हो गई, इन्फिनिटी के बराबर हो गई। कब हो गई, जब हम मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स को कंप्लीटली फिल्ड कर दें। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक्स को डालोगे कैपेसिटर के अंदर तो उसकी कैपेसिटी हमेशा बढ़ेगी, और जब आप कंप्लीटली फिल्ड मेटेलिक से कर दो तो इतनी बढ़ जाती है, किसके बराबर हो जाती है, इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है। तो मैं प्रत्येक बात का आपको रीजन दे रहा हूं, प्रत्येक बात के क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी बातें आपसे करी जा रही है, सारी बातें आपको यहां पे बताई जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी सीरीज के साथ बने रहिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सी डैश कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू इनफाइनिटी के बराबर हो गया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पूरे पोर्शन पे उसकी हम बात करेंगे। इस पूरे पोर्शन पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड का। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ एनर्जी स्टोर्ड के टॉपिक में। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली, कोई डेरिवेशन नहीं, नो डेरिवेशन। जब आप एनर्जी स्टोर्ड की बात करोगे तो आपको कोई डेरिवेशन आपको नहीं बताना, केवल और केवल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना है। तो नो डेरिवेशन ओनली फॉर्मूला, नो डेरिवेशन ओनली फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला होता है, एनर्जी स्टोर्ड का वो फार्मूला होता है दैट इज 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला, मेन फार्मूला ये होता है, इसको याद रख ले। इसके बाद इसके वेरिएशन देखिए, क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, C इंटू वी के बराबर। अगर मैं यहां से C निकाल लूं तो किसके बराबर आएगा, दैट इज क्यू बाय में V के बराबर। तो इस C की वैल्यू यहां रख दो, तो 1/2 C की जगह रख दिया, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय में V गुणा V स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, तो दूसरा फार्मूला क्या हो गया, 1/2 इंटू क्यू इंटू वी, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला, यहां से V निकालो, V निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय C के बराबर, इस प्रकार। तो V की वैल्यू यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू C, इसकी जगह इस V की वैल्यू, तो दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में C का स्क्वायर। एक C से C कैंसिल, तो फार्मूला बन गया दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2C। ये भी एनर्जी स्टोर्ड है, ये भी एनर्जी स्टोर्ड है। तो तीन फार्मूले एनर्जी स्टोर्ड के हैं, याद रखना। एनर्जी स्टोर्ड का पहला फार्मूला दैट इज 1/2 CV स्क्वायर, दूसरा फार्मूला 1/2 क्यू इंटू वी, और तीसरा फार्मूला है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2C। ये सारे फार्मूले किसके हैं भाई, एनर्जी स्टोर्ड के फार्मूले हैं, याद रखना। सारे फार्मूले एनर्जी स्टोर्ड के, केवल फार्मूले हैं, कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। मेन फार्मूला ये है हाफ CV स्क्वायर, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल। इसके बाद इसको चेंज कर सकते हो। एक है एनर्जी स्टोर्ड का, दैट इज 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी स्टोर्ड। क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, सॉरी, इसका नाम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। ये तो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है। और ये जो फार्मूला है ये किसका है, एनर्जी डेंसिटी का है। एनर्जी डेंसिटी मैंने पहले भी बताया, किसी के बटे डेंसिटी आ जाए, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उसके नीचे क्या लगा दो, वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी बाय वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, कभी और कुछ सोच लो, एनर्जी सोच लो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी के फार्मूले 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 क्यू और क्यू स्क्वायर बाय 2C। ये सारे एनर्जी के फार्मूले हैं, और ये किसके हैं, एनर्जी स्टोर्ड के हैं, याद रखना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, नीट में क्वेश्चन इस पे आते हैं, CBSE बोर्ड में प्रश्न इस पे आते हैं, याद रखना भाई। सबसे पहले आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी है C के बराबर। इससे कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी को, 20 वोल्ट की बैटरी को, ठीक है। तो हमने पहला केस लिया जब तक बैटरी कनेक्ट रहेगी, अभी बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया, अभी बैटरी को कनेक्ट ही कर रखा है, तो बैटरी कनेक्टेड। जब आपकी बैटरी कनेक्टेड है तो इसका पहला पॉइंट याद रखना है, जो पोटेंशियल V है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। जब तक बैटरी कनेक्ट रहेगी तब तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब, अब हमारे पास C नाम की इसकी कैपेसिटी थी और हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी थी। अब हमने इसको क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी, डाइलेक्ट्रिक्स से क्या कर दिया, फिल कर दिया। देखो ये कर दिया डाइलेक्ट्रिक्स से फिल कंप्लीटली, ये डाइलेक्ट्रिक्स इसके अंदर डाल दी, कंप्लीटली फिल कर दिया।
जब हमने कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक शो कर दिया तो नई कैपेसिटी क्या होगी सी डैश, जो कि कितनी हो जाएगी के टाइम्स ऑफ सी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। आपको करवाया गया फार्मूला है, याद हो तो, जब हम नॉन मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स को कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला के टाइम्स सी है। आज के ही लेक्चर में करवाया है, फिर से बैक करके आप देख सकते हो, आज ही करवाया के टाइम्स ऑफ सी। तो मैंने कहा क्या कहा आपके, वो क्या कहेगा, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उससे हमने 20 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अभी बैटरी कनेक्टेड है पर उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और उसको कंप्लीटली फिल्ड कर दिया है। जब उसको कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ है तो याद रखना उसकी कैपेसिटी के टाइम्स ऑफ सी बढ़ेगी, बट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल सेम पर सी डैश कितनी हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो के का फार्मूला क्या होता है भाई, के का फार्मूला कितनी बार करवाया, दैट इज ई नॉट बाय में ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय में की। करवाया है ना। मीडियम बनने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, याद रखना ये बात। अब दूसरी चौथी बात करते हैं हम पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल भी तो सेम होगा, दैट इज वी नॉट बाय में के। अरे नहीं होगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, कितनी बार ऊपर बता तो चुका हूं, पोटेंशियल सेम, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है। बैटरी जब तक कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं बच्चे ऐसी गलती करते हैं, उसी को समझाने के लिए मैंने कहा पोटेंशियल सेम रहेगा, पहली बात लिखी हुई है, सी डैश के टाइम्स ऑफ सी और के हो जाएगा ई नॉट बाई ई, तो ई की वैल्यू ई नॉट बाई के डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। चार्ज क्यू, क्यू किसके बराबर होता है, सी इंटू वी के बराबर। ठीक है। अब पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल तो सेम है, पर सी क्या हो गया, बढ़ गया, के टाइम्स हो गया, तो चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा भाई, चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगला पांचवी बात, इसके बाद एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड यू, इसको आप एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूले से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड। अभी फार्मूला लिखा है 1/2 इंटू सी वी का स्क्वायर। कहोगे सर फार्मूले तो और भी आपने यही क्यों लगाया, मैंने इसलिए ये लगाया है क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल आया और पोटेंशियल को सेम रखना, याद रखना ये बात, जब जो टर्म आएगी उसी के हिसाब से काम करेंगे। यहां पे पोटेंशियल सेम है तो एनर्जी का फार्मूला भी पोटेंशियल वाला ही लेना, जो सेम रहता वही वाला लेना है। यहां पे मैं आपको रीजन बता रहा हूं, ऐसे रीजन कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट लिख देगा, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल सेम है इसलिए हमें एनर्जी का वही फार्मूला लगाना जिसमें पोटेंशियल सेम रहो। अगर ये सेम हो गया तो सी तो बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक्स डालते ही के टाइम्स हो जाती है, तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या करेगी भाई, इंक्रीज करेगी। याद रखना क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि सी इंक्रीज कर रहा है, सी इंक्रीज, वी सेम है पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज। ये सारे फैक्ट वो जब एनर्जी जो बैटरी है वो कनेक्ट रहेगी, याद रखना ये बात। इस बात पे क्वेश्चन जरूर से जरूर आपसे पूछे जाएंगे। अगला, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो, बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। जैसे कि एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, इस पूरी के अंदर से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो बैटरी लगाओ ही मत, डिस्कनेक्ट कर दिया, बट इसके बीच डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के बराबर है। तो इसका पहला पॉइंट। अब पहला पॉइंट सी डैश, सी डैश तो हमेशा बढ़ेगा, चाहे आप उससे बैटरी कनेक्ट करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी डाइलेक्ट्रिक्स फिल करोगे और कंप्लीटली फिल्ड करोगे तो नई कैपेसिटी के टाइम्स ऑफ सी आ जाती है, आपको बताया गया था सीधा। दूसरा, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो उसका चार्ज सेम रहता है भाई, याद रखना भाई, चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। आप ध्यान से देख लो, जब बैटरी कनेक्टेड थी तो पोटेंशियल सेम, क्योंकि बैटरी लगातार उसको V वोल्ट का पोटेंशियल दे रही है, इसको V वोल्ट का पोटेंशियल बार बार दे रही है, तो ये चार्ज हो रहा है, ये पूरा चार्ज हो चुका है जितना चार्ज होना था। अब बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया, मान लिया जाए इसके पास Q चार्ज आ गया और बैटरी को दिया हटा, अब बाहर से चार्ज देने वाला है ही नहीं कोई, तो पूरी प्लेट के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जितना उस बैटरी ने दिया है उतना चार्ज रहेगा। फिर उसको हटा लिया, बाहर से चार्ज देने वाला कोई नहीं है, इसलिए चार्ज क्या होगा, सेम, सी डैश इतना। तीसरा पोटेंशियल, पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज वी नॉट डिवाइडेड बाय में के, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय में के, ऐसे। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों करेंगे डिक्रीज, याद रखना ये बात। जैसे ई नॉट बाय के, ऐसे ही पोटेंशियल का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, ये सारी एक ही बात है, सारी एक ही बात है। कैसे, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला V/d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि फोर्स का फार्मूला Q × E, तो फोर्स भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इन सब के फार्मूले V नॉट बाय के, E नॉट बाय के सारे सेम है। और पांचवा, अब की बार एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आप लगाओगे दैट इज Q² डिवाइडेड बाय में 2C। क्यों, क्योंकि अब की बार चार्ज सेम है, पहले पोटेंशियल सेम था
पहले कौन सेम था? पोटेंशियल। चार्ज का कोई जिक्र ही नहीं है। आप कहोगे जी हाफ क्यू इंटू वी लगा लो, फिर वो भी तो लिखवा था, उसमें चार्ज का जिक्र आ गया ना बच्चा, पार्टी चार्ज का जिक्र नहीं करना, पोटेंशियल। तो यहां पोटेंशियल क्या? सेम, इसलिए ये फार्मूला। यहां चार्ज सेम है तो ये फार्मूला। अब चार्ज सेम है, सी बढ़ेगा क्योंकि सी डैश के टाइम्स हो जाएगा, सी बढ़ेगा, सी हमेशा बढ़ता है, जब भी डाइलेक्ट्रिक्स डालोगे तो सी बढ़ेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड घटेगी, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या करेगी? डिक्रीज होगी भाई। याद रखना ये सारी बातें जो आपको लिखवाई गई हैं ये रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तब आप इसमें आगे बढ़ पाओगे, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगर आपको कोई 2 प्लेट दे दी जाए और इस प्लेट को इस तरह से काट दिया जाए और इस आधे में एक डाइलेक्ट्रिक्स भर दी जाए जिसको हमने कहा K1, और दूसरे आधे में दूसरी डाइलेक्ट्रिक्स भर दी जाए इस प्रकार से जिसको हमने कहा K2। इन दोनों का ये एरिया d/2 है, ये एरिया भी d/2 है, और सॉरी डिस्टेंस, और इनका एरिया a के बराबर ही है दोनों प्लेट का। और अब कैपेसिटी पूछ ली जाए, पहले क्या कहा ध्यान से समझिए जरा। पहले ये पूरा कैपेसिटर एक था, अब हमने क्या किया? बीच में पार्टीशन कर दी और पार्टीशन के आधे में K1 और आधे में K2 ऐसे भर दिया। अब याद रखना हमेशा जब पार्टीशन अलोंग द कंडक्टर हो, परपेंडिकुलर ना हो, अलोंग द पैरेलल प्लेट हो, जैसे कि पैरेलल प्लेट भी ऐसे हैं और ऐसे ही काट दिया, तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा रिजल्टेंट वो सीरीज का बनेगा। हम मान के चलेंगे कि जिसमें K1 भर दी है ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, जिसमें K2 भर दी ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C2 है। हम ऐसे मान के चलेंगे, हम ऐसे अजूम करके चलेंगे, जिसमें K1 भरी उसको C1 मान लो, जिसमें K2 भरा उसको C2 मान लो। दो बात। तीसरी बात, जब इसको अलोंग द लेंथ काटा जाए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब ये दो नए कैपेसिटर बन गए, एक कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये, इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को ऐड करने का तरीका, कैपेसिटर में क्या होता है? 1/C1 प्लस में 1/C2, आपको बता ही रखा है इस प्रकार। पर ये C1 C2 आएंगे कैसे? ये आएंगे ऐसे, दैट इज C इज इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D फार्मूला था। और जब पूरा का पूरा फील्ड कर दिया जाए, देखो पूरा फील्ड कर रखा है, तो पूरा फील्ड करने के बाद नई कैपेसिटी हो जाती है K टाइम्स ε0 A डिवाइडेड बाई में D। जहां फार्मूला लिखाया था C डैश इज इक्वल टू में K टाइम्स ऑफ C लिखवाया गया था, अभी अभी डिस्कस भी किया, दैट इज K टाइम्स ऑफ C के बराबर। तो वही बात यहां पे, सेम बात यहां पे देखो। अब क्या हो जाएगा? नया C-1, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज K1, ये रहा ε0 एज इट इज, और एरिया एज इट इज है, बट डिस्टेंस इस प्लेट की कितनी है? D/2 है, तो बटे में आप रखिए D/2 ऐसे। ये D/2 थी तो D/2 रख दिया। अब दूसरे की बात करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? C2 डैश। वो कितना हो जाएगा? अब उसका डाइलेक्ट्रिक्स K2 है तो K2 रख दिया, ε0 A, और उसकी डिस्टेंस भी D/2 है तो D/2 इस प्रकार। अब इस C1 और इस C2 की वैल्यू यहां रखिए और एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। सोल्व तो करना ही आता होगा, एलसीएम ही तो लेना। इस C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू यहां रख के इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास उत्तर हो जाएगा। बस याद क्या रखना? जब अलोंग द लेंथ काटा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपको एक कैपेसिटर दे दिया जाए फिर से, और अब की बार पार्टीशन कुछ अलग तरीके से कर दी, पार्टीशन ऐसे कर दी इस प्रकार, ऊपर जो भरा हुआ है इसके अंदर भर दिया हमने K1, और नीचे हमने जो भर दिया है अलग मटेरियल भर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब की बार सेम है, बट इसका एरिया डिवाइड हो गया A/2 और A/2। यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या है? D के बराबर है। तो फिर से नई कैपेसिटी दैट इज C1, वो कितना हो जाएगा? K1 टाइम्स ε0 A। अब की बार एरिया कितना? A/2, तो इसको रखोगे A/2, और डिस्टेंस D है तो इसको D ही रखो। इसी प्रकार आप रखो C2 हो जाएगा K2 ε0, एरिया है A/2 तो A/2, और D है तो D रख दिया। अब ऐसे जब काटा जाए तो ऊपर अलग कैपेसिटर बन गया, नीचे अलग कैपेसिटर बन गया। अब की बार ये दोनों कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में है भाई, याद रखना। अब की बार दोनों कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में। और पैरेलल और सीरीज में पहचानने का तरीका, जब लगे हुए तो आपको चार्ज को देखना है, और जब काटा जाए तो आपको ऐसे देखना है। काटने का मतलब अलग अलग मटेरियल बनना है। कैसे? जैसे कि अलोंग द लेंथ भरा जाए, अलोंग द लेंथ भरा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे भरा जाए, आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में कैसे एडिशन होता है? दैट इज C1
प्लस में C2, यहाँ C1 की वैल्यू, यहाँ C2 की वैल्यू रख के सोल्व कर दो। देखो एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू सब कॉमन, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में 2d कॉमन, अंदर कौन बचा, दैट इज K1 प्लस में K2। यही कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब आपको पजल करने के लिए वो और भी तरीके अपनाएगा। वो कहेगा कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है, वो हर तरीके हर हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगा। कहेगा इसको हमने ऐसे काट दिया, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, यहां भर दिया हमने K1 कैपेसिटी, यहां भर दी हमने K2 कैपेसिटी, और इस पूरे में भर दी K3 कैपेसिटी। अलग अलग हथकंडे अपनाएगा वो इस प्रकार। अब इस प्लेट को a/2 कहा, इसको भी a/2 बोल देगा, इस डिस्टेंस को बोल देगा d, इस डिस्टेंस को बोल देगा d/2 बोल देगा, वो सब बताएगा आपको। इसको भी क्या बोलेगा, d/2, इस प्रकार से। अब आप ध्यान से समझो, ये नीचे वाला कैपेसिटर है जिसमें K3 भरा, इसकी कैपेसिटी C3, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी हो गई C1। अब इस आधे को अलोंग द लेंथ काटा है, अलोंग द लेंथ काटा तो C1 और C2 किस में हो गए, सीरीज में। तो हम क्या कहेंगे, C1 एंड C2 किस में हो गए, सीरीज में। बट C3 को परपेंडिकुलरली काटा गया है तो C3 किस में हो गया भाई, पैरेलल में हो गया। बस याद रखना। अब C1 की वैल्यू निकालो, C1 हो जाएगा K1 गुणा में एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना है, a/2, और डिस्टेंस कितनी है, d/2, तो कैंसिल आउट हो गया, आ गया। C2 निकालेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, a/2, और डिस्टेंस कितनी है, d/2, फिर से आ गया। अब C3 निकालो, C3 निकालोगे तो K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, a/2, और डिस्टेंस कितनी है, d। इस प्रकार इन दोनों को तो सीरीज में ऐड कर लो। कैसे ऐड, 1/C1 प्लस में 1/C2, यही तो है 1/CS सीरीज। और इस सीरीज में आने के बाद इस तीसरे को इनके पैरेलल में ऐड कर दो, इस प्रकार। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐड करने का तरीका आपको सिखा रखा है। अब वो कैसे भी मर्जी आए वैसे ही कर सकता है, उसकी मर्जी आए वैसे करेगा वो। अब वो ऐसे भी कर सकता है, इससे आगे मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। वो इसको ऐसे भी काट सकता है, ऐसे काट देगा, कह देगा कि इस तरफ जो डिस्टेंस है वो है d/3 और इस तरफ डिस्टेंस है 2d/3, इसमें भर दिया K3, इसमें भर दिया K4। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा कि आपके पास 4 कैपेसिटर बन गए, ये C3 बन गया, ये C4 बन गया। C1 और C2 सीरीज में, C3 और C4 सीरीज में, और C1 C2 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है C3 C4 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में। ऐसे ही मतलब सिचुएशन C1 C2, C1 C2, C3 C4, ऐसे हो गया ना। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों किसमें, पैरेलल में। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन आपका मिल सकता है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ बातें करता हूं। मान लिया जाए आपके पास एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, और तीसरा कैपेसिटर यहां ऐड कर दिया इस प्रकार। ठीक है, दैट इज C1 C2 C3, और पूरे के ऊपर बैटरी लगा दो। अगर नहीं लगाई हुई, मान ले कोई कह दे A पॉइंट ये रहा और B पॉइंट ये रहा, कह दे कि जी A और B के बीच कैपेसिटी निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट के बीच कैपेसिटी पूछे उन्हीं पॉइंट के बीच क्या लगा दो, बैटरी लगा दो। आपका काम ही यही है। मैं आपको सिखा रहा हूं अलग अलग तरीके से। अब मान लिया जाए इसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड, और इसकी भी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड, और इसकी भी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड, सभी की 4-4 के बराबर है। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दे दे और जस्ट इतना बोल दे, कुछ नहीं लगा रखे यहां, जस्ट इतना बोल दे कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर दो। तो आपको करना क्या होगा, जिस भी पॉइंट के बीच पूछे उसके बीच में बैटरी लगा दो, ये लगा दी। अब बैटरी से चला दो चार्ज, यहां पहुंचा चार्ज, चार्ज को दो हिस्से मिले, एक तो इस तरफ चला गया, उसको कहा Q1, एक नीचे Q2, क्योंकि दो रास्ते थे तो दोनों जगह ही चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। यहां से Q1, फिर से Q1 यहां के, Q2 यहां के मिल गया, और वापस क्या बन गया, Q, क्योंकि Q के 2 हिस्से किए थे तो दोनों हिस्सों में से वापस आ गए। अब आपको क्या देखने को मिला कि ये कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर C2 दोनों के थ्रू जो चार्ज है वो क्या है, Q1 है, Q1 है। मतलब दोनों किसमें है, सीरीज में। मैंने कहा था जहां चार्ज सेम होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जहां चार्ज डिवाइड होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए जरा, C1 और C2 के थ्रू Q1 और Q1 चार्ज है, इसलिए दोनों क्या है, सीरीज में। और C3 के थ्रू कैसा चार्ज है, Q2 है, इसलिए ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके किसमें है, पैरेलल में। इन दोनों को पहले सीरीज में जोड़ो, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2। तो 1/CS कितना हो जाएगा, 1/C1। C1 की वैल्यू 4 और दूसरे की वैल्यू भी 4, 4 एलसीएम लिया, 1 + 1 2, तो यह आ गया 2। उल्टा कर दो तो CS कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड, इस प्रकार आ गया। अब इस टोटल कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट आ गया ऊपर वाले का, या 1 बना दो,
दैट इज 2। ऊपर वाला जो था ना, ऊपर वाला दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला के एक बन गया 2 का, ये बन गया। अब इसको नीचे वाले से कनेक्ट कर दो। नीचे वाला कितना है, 4 है, और ये पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट बी रहा। इनके बीच अपनी तरफ से बैटरी जोड़ दो, नहीं दे रखी, दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो अपनी तरफ से जोड़ दो। अब ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, दैट इज का C1 प्लस में C2, मतलब 4 प्लस में 2 कितना आ गया, 6। तो उत्तर कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से बस आपको सेलेक्ट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। जैसे ही आपको सीरीज और पैरेलल का पता चलता है तो तुरंत आप उसको ऐड कर दीजिए। जैसे मुझे पता चला ये दोनों सीरीज में है तो इन मैंने दोनों का एक बना लिया सीरीज ऐड करके। दोनों का एक बनेगा तो कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड, यहां रख दिया। इसके नीचे 4 वाला एज इट इज रख दिया। तो दोनों को जोड़ दो, दैट इज C1 प्लस C2 ऐसे ऐड होते हैं, तो 4 प्लस 2 6 आ गया होता। इस प्रकार से तो ये सारे क्वेश्चंस, सारी बातें जो आपसे पूछी जा सकती है, मैं वो सारी कवर कर रहा हूं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अब इसके कुछ जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पहले आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे मैंने सीरीज का करवाया, मैंने डाइलेक्ट्रिक्स फिल करके करवाए, मैंने एनर्जी के बारे में बताया, बैटरी कनेक्ट डिस्कनेक्ट बताया, मैं सारी बातें साथ साथ कवर करने की कोशिश की है। अब आपको क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, कुछ आपको करनी है। ए चार्ज ऑफ +2 × 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव प्लेट and charge of -1 × 10⁻⁸ कूलम on negative plate of parallel plate capacitor ऑफ कैपेसिटेंस C की वैल्यू इतनी है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ध्यान से समझिए जरा, एक प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव, एक प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव है। पॉजिटिव का कितना दे रखा है, दैट इज 2 × 10⁻⁸, और नेगेटिव का दे रखा है -1 × 10⁻⁸ के बराबर। इस प्रकार, और कैपेसिटी दे रखी है। हमें क्या बताना है, पोटेंशियल। अब क्यू का फार्मूला किसके बराबर होता है, C × V। अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्यू टोटल डिवाइडेड बाय में C, ऐसा होगा। अब क्यू टोटल क्या होगा, दैट इज क्यू टोटल पहली प्लेट का Q1 है माइनस दूसरी प्लेट का और डिवाइडेड बाय में 2। साझा कर लेंगे चार्ज, क्योंकि जब भी किसी दो प्लेट के ऊपर चार्ज होता है ना, दोनों प्लेट का नेट चार्ज बटे 2 होता है, आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है। तो देखिए जरा, Q1 के पास कितना है, 2 × 10⁻⁻8 माइनस Q2 के पास कितना है, -1 × 10⁻⁸ भाग में 2। तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3 × 10⁻⁸ बटे में 2। यह आ गया टोटल चार्ज। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज 3 × 10⁻⁸ और बटे में 2 और गुणा में C की वैल्यू ये दे रखी, दैट इज 1.2 × 10⁻3। अब सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट का, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 + 3 का, तो यहां बचेगा -5, 4 के नाम का 10 ऊपर और बटे में 8, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 1.25 × 10⁻5 वोल्ट के बराबर आ जाएगा भाई। कैपेसिटी माइक्रोफैरड में थी, यहां पे एक -6 और भी आएगा, ये गलती मत करना भाई। मैंने यहां पे भूल से माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट नहीं किया। माइक्रोफैरड थी, फैरड में कन्वर्ट करोगे तो एक -6 और आएगा, एक -6 और आएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा कुछ, दैट इज -6 और -6 कितना होगा, -9, ऊपर जाएगा तो प्लस का 9, इसमें से आएगा तो 10, तो कितना हो जाएगा 1.25 गुणा में 10, तो 12.5 वोल्ट आ जाएगा भाई। याद रखना ये बात। इस प्रकार से जब एक प्लेट के ऊपर, अब एक बात ध्यान से सुन लेना, ये मैं आपको बता दूं, अगर ये एक ही प्लेट पे चार्ज देता तो आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, तब लगा देते Q/C। अगर एक प्लेट पे ही देता, क्यों, क्योंकि हमें पता जब एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव है दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव आएगा। एक प्लेट पे देता तो की बात है ये, पर अब इसने दोनों प्लेट के ऊपर दे दिया, पहली प्लेट पे भी दे दिया, दूसरी प्लेट पे भी दे दिया। पजल करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आपसे खेलने के लिए इसने दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज दिया है। हम अब तक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करते आए केवल एक प्लेट पे चार्ज थे और कहा इंडक्शन के कारण दूसरे के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, बट इसने पहले से ही कह दिया एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, कितना वो बता दिया, तो उत्तर हो जाएगा Q1 - Q2/2 टोटल चार्ज। इस प्रकार अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े जरा, ये रहा क्वेश्चन।
फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर शोन इन द फिगर। तीनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज अपीयर होगा वो बताइए। और मैं आपको बता दूं ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके सामने प्रस्तुत हो गया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है। अब एक बात सबसे पहले, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, मैं तरीका समझा रहा हूं, पहले तरीका समझिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहला काम यह है कि यह जान लेना कि कौन से पैरेलल में है और कौन से सीरीज में। अब आपको ध्यान से देखोगे तो पहले झटके में देखते ही पता चल जाएगा कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है और ये पूरा का पूरा इसके सीरीज में। अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो मैं बता देता हूं। देखिए, अगर इससे हम क्यू चार्ज चलाएं तो इस कैपेसिटर से क्यू जाएगा, यहां से क्यू गया, यहां से। अब यहां से आगे दो रास्ते, एक इस तरफ एक इस तरफ। इससे Q1 गया, इससे Q2 गया। देखिए यहां पे कौन पहुंच गया, Q1, और यहां पे कौन पहुंच गया, Q2। फिर से वापस Q1 प्लस Q2 मिलकर Q मिल गया। अगर जितना चार्ज दिया गया है उतना ही चार्ज बाहर आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो मार्किंग की है वो सही है, नहीं तो गलत है। याद रखना ये बात, क्योंकि जितना चार्ज बैटरी देती है उतना ही चार्ज वापस ले लेती है। समझ आ गया इतना। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें Q2 है, इसमें भी Q1 है। इसमें कौन है, Q1, और इसमें कौन है, Q2। दोनों में अलग अलग चार्ज है। जहां चार्ज अलग अलग होते हैं उसको पैरेलल कहते हैं, और जहां चार्ज सेम होता है उसको सीरीज कहते हैं। पहली बात, अब आपको ध्यान से देखते ही पता चलना चाहिए, तभी कहता हूं मैं पैरेलल और सीरीज के कुछ न्यूमेरिकल जब तुम कर लोगे तो डायरेक्टली देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर इतना जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार। अब देखिए, अगर मैं इस पूरे के पूरे कैपेसिटर को एक बना दूं तो ये Q1 और Q2 जुड़ जाएगा, तो Q1 और Q2 जुड़ के क्या बनेगा, Q। अब समझिए जरा बात, अगर ये दोनों को मैं एक बना दूं तो दोनों जुड़ने के बाद क्या होगा, Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज, और Q1 और Q2 को जोड़ोगे तो टोटल चार्ज क्या बना, Q। और वही चार्ज इसके थ्रू है, इसके 8 माइक्रोफैरड के थ्रू Q चार्ज है और इन दोनों के थ्रू भी Q चार्ज है। तो ये दोनों के दोनों इसके किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। याद रखना ये बात। अब मार्किंग मैंने कर दिया, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए इसने क्या पूछा है, चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर क्या क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले चार्ज, मैं इसको एक छोटी सी मार्किंग दे देता हूं, यहां से Q, इससे Q2 होगा और इससे क्या होगा, Q1 होगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अगर मुझे चार्ज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनो। चार्ज निकालने का तरीका देखो, अब सोचो जरा, थोड़ा सा सोच के देखो। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है दैट इज 8 माइक्रोफैरड, ठीक है, और इस कैपेसिटर का चार्ज है Q, और वो मुझे निकालना है। कैसे निकालू, C का पता अगर V का पता चल जाए, हालांकि टोटल इस पूरे सिस्टम को दी गई तो 12 वोल्ट है, पूरे के पूरे सिस्टम को दी हुई तो 12 वोल्ट है। अगर मुझे बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी इस V का पता चल जाए तो इसमें C का V से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकालू। इसी प्रकार इस केस में अगर मुझे Q2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस C2 का और इसके पास कितना पोटेंशियल है वो पता चल जाए, जिसको हम V2 कहेंगे, तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार Q3 को भी मैं कैसे कर सकता हूं, उसकी कैपेसिटी C3 और उसका पोटेंशियल पता चल जाए तो मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे पास क्या आ जाए, उत्तर आ जाए। ऐसे करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए। पहले मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी निकाल लेता हूं, पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी। पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी आ गई तो पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज भी आ जाएगा, दैट इज C गुणा में V। पूरे कॉम्बिनेशन के पास वोल्टेज तो कितनी है, 12, और पूरी कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी पता चल जाए तो Q की वैल्यू आ जाएगी, इस Q की वैल्यू आ जाएगी जो आपके सामने Q रहा, ये जो आपके सामने Q है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे निकालोगे, हमें पता ये और ये दोनों सीरीज में नहीं, पैरेलल में है, सॉरी ये किसमें है, पैरेलल में। ये 4 और ये 4 पैरेलल में। अगर इन 4 और 4 को पैरेलल में करोगे तो नया जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज 8 माइक्रोफैरड, और यहां पे इन दोनों का एक बना दिया, और ये भी कितना बन गया, 8 माइक्रोफैरड। इन दोनों का एक बना दिया, इसका और इसका, इन दोनों का एक बनेगा तो 8, यहां पे हो गया 8, और यहां से हमने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट की बैटरी। अब ये 8 और ये 8 किस में है, सीरीज में है। दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये बन गया, और यहां कौन जुड़ गई, बैटरी 12 वोल्ट की। अब जोड़िए, 1/8 प्लस में 1/8 तो कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम, 2 ऊपर तो 1/4, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लो चार्ज। चार्ज निकालोगे तो टोटल कैपेसिटी है कितनी, 4, और टोटल वोल्टेज कितनी, 12, तो 12 चौक 48, ये माइक्रो था साथ में इसलिए माइक्रो कूलम, इस प्रकार। तो इस कैपेसिटर के थ्रू 8 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर इसके थ्रू तो कितना आ गया, 48 माइक्रो कूलम आ गया।
ठीक है, समझ आ गया, ध्यान से समझ लेना। अब 48 माइक्रोकुलाम इसके अक्रॉस आ गया, पर ये दोनों के दोनों में डिवाइड होना है चार्ज। देखो ध्यान से समझो, अब आगे, अब यहां से कितना चार्ज एंटर करेगा, 48 माइक्रोकुलाम एंटर करेगा। 48 माइक्रोकुलाम के बाद इसको दो भागों में तोड़ना हमें, एक तो Q1 में और एक Q2 में। हालांकि दोनों भाग एक जैसे हैं, इसकी कैपेसिटी भी 4 है, इसकी कैपेसिटी भी 4, दोनों इक्वल हैं, एक बराबर है, तो आधा इसके पास आ जाएगा 24 माइक्रोकुलाम और आधा इसके पास आ जाएगा 24 माइक्रोकुलाम। इस प्रकार से यह आ गया उत्तर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पूरे सिस्टम की कैपेसिटी निकाल ली, पूरे सिस्टम की कैपेसिटी से पूरे सिस्टम का चार्ज निकाल लिया, और पूरे सिस्टम का चार्ज ही तो इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, क्यू, जिसको हमने क्यू बोला है। इस बैटरी ने जो क्यू चार्ज दिया वो कितना है, 48 माइक्रोकुलाम। इसके बाद इन दोनों को देखा तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए 24 इसके पास, 24 इसके पास। ये उत्तर बन गया इस क्वेश्चन का। बस एक बच्चा ये पूछ सकता है कि दोनों इक्वल ना होते तो क्या करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो हम क्या करते, इन दोनों की वोल्टेज निकाल लेते। कैसे, देखिए समझिए जरा ध्यान से, इस कॉम्बिनेशन पे आज इन दोनों का एक बना के यहां, तो इसके थ्रू कितना गया, 48 माइक्रोकुलाम, तो इसके थ्रू भी कितना होगा, 48 माइक्रोकुलाम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज। अगर इसके थ्रू 48 है तो इसकी वोल्टेज निकाल सकता हूं, कैसे, दैट इज V इज इक्वल टू में Q कितना है 48, और हमारे पास C कितना है 8, तो कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन के पास, कहने का मतलब जो आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, इस पूरे के पास 6 वोल्ट की पोटेंशियल है। कितने वोल्ट का पोटेंशियल है, 6 वोल्ट का है। अब ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ध्यान से समझो। अब ये सारी बातें ऐसे ही करनी है, अब ऐसे ही करनी पड़ेगी। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि ये आपका काम नहीं हो चुका है, ये काम आपका हो चुका है। पहले आप उतार लीजिए बैक करके, मैं इसको दूसरे पार्ट में समझा रहा हूं। यहां से कितना आया था, 48। अब इसके पास भी 6 वोल्ट, इसके पास भी 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या सेम। कैसे निकाली, फिर से समझो। मैंने क्या किया, जो 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है उसके थ्रू 48 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो किया। सबसे पहले हमने इस क्यू को निकाला जो इसमें से जा रहा, और वही इन दोनों में से मिलके जाएगा। तो इन दोनों का तो एक बना दिया था हमने, ये बना रखा दोनों को मिला के एक 8 माइक्रोफैरड का। तो इसके थ्रू 48 है तो इसके थ्रू भी 48 ही होगा, क्योंकि ये अब सीरीज में है। देख लो ये अब सीरीज में। तो हमने क्या किया, इससे वोल्टेज निकाली 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आ गई, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन पे, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, आपको करवाया गया था क्वेश्चन में। तो इसकी भी 6, इसकी भी 6। अब निकाल दो Q इज इक्वल टू में C कितना 4, और वो कितना 6, 6 चौक 24। इसका भी 6 गुणा 4 24, ऐसे निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके बता दिए, जब आप इक्वल ना हो तो ऐसे निकाल लो, और इक्वल हो तो डायरेक्ट डिवाइड ही कर दो, इस प्रकार से। तो सारी बातें मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं साथ साथ। देखो ये अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरह का है। इसको भी, ए नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट सप्लाई। यहां पे लगा रखी है अब की बार बैटरी, ये लगा रखी, मैं लगा के दिखा देता हूं 500 वोल्ट, जो नीचे है इस तरह से, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, किस किस के बीच, ए के बीच और बी के बीच बतानी, डी के बीच। तो सबसे पहला ही काम क्या है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चला दो। ये चला दिया चार्ज। चार्ज को दो रास्ते दिखे, इस तरफ गया Q1 और इस तरफ गया Q2, यहां से गया Q2। अब यहां पे भी एक ही रास्ता, बस ऐसे मुड़ गया, Q2 है। यहां से भी कितना है, Q2 है। यहां से भी कितना है, Q2 है। यहां से भी कितना है, Q2 है। यहां से कौन आ गया, Q1 आ गया। तो ये Q1 Q2 मिलकर फिर से क्या बना दिया, Q। ऐसे कर लो। अब वो सिलेक्ट करो जिनके थ्रू चार्ज सेम है, इसके थ्रू भी Q2, इसके थ्रू भी Q2, इसके थ्रू भी Q2। मतलब तीनों के तीनों किस में है, ये तीनों के तीनों सीरीज में है। पर इस चौथे के थ्रू है Q1, मतलब इन तीनों से अलग। तो इन तीनों के किस में है, ये पैरेलल में है। ये पता होना चाहिए, ये आप पता लगाना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे पता लगाओगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका एक नया डायग्राम ड्रॉ करूंगा। मैं इन तीनों का एक बना देता हूं, ये बना दिया, किन तीनों का, C1 C2 C3 का, और इसके C4 यहां पैरेलल में कर दूंगा इस प्रकार से। और यहां पे A पॉइंट नाम दे दिया, और इस पॉइंट को D नाम दे दिया, और इनके बीच फिर से ये 500 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये लगा दी 500 वोल्ट की बैटरी। ऐसे इन तीनों का एक। अब तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कीजिए, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3, ऐसे ही होगा। तो 1/C1, C1 की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो C1 हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, यहां पे C1 C2 10, प्रत्येक 10 माइक्रोफैरड के हैं भाई, दे रखे हैं। प्रत्येक कितने के हैं,
10 के हैं भाई, तो यहां पे रख दो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तीनों जगह से 10 कॉमन, ऊपर आ गया 3, तो CS कितना आएगा 10/3 माइक्रोफैरड। तो इन तीनों को मिलाया तो कितना बन गया 10/3 माइक्रोफैरड बन गया। इस प्रकार आप ध्यान से देखें, तीनों का मिला के एक बना। अब एक बात और सोचो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ये तीनों के तीनों इसके पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम। जितनी वोल्टेज इस C4 के थ्रू है उतनी इन तीनों के थ्रू भी होगी, क्योंकि तीनों के तीनों इस C4 के पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। इस C4 के अक्रॉस भी 500 वोल्ट और इस पूरे के अक्रॉस भी कितनी होगी 500 वोल्ट होगी, याद रखना ये। तो अगर मैं इसके बीच चार्ज निकालूं जो कि होगा Q2, इन तीनों के थ्रू कौन चल रहा है Q2, Z इज इक्वल टू में कैपेसिटी 10/3 और गुणा में कितना 500, और गुणा में कितना देखो 10/3 माइक्रो है, माइक्रो का नाम का 10⁻⁻6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, करो 2 और 1 3, तो ये हो गया 5/3 गुणा में 3 गए तो 10⁻3, ये कूलम आ गया कौन Q2, ये बन गया। कैसे निकाला फिर से समझिए, हमने इस ऊपर वाले तीनों की कैपेसिटी निकाल ली, C1 C2 और C3 के मिला के, क्योंकि तीनों सीरीज में थे इसलिए आ गया 10/3 माइक्रोफैरड, इस प्रकार से आ गया। और हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो उसी बात का फायदा उठा लिया। इस C4 के थ्रू 500 वोल्ट और इन तीनों के थ्रू भी 500 वोल्ट, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है ना, तीनों मिला के पैरेलल में, तो तीनों के थ्रू मिला के 500 है, इसके अलग अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसके अलग, पर तीनों को मिलाओगे तो कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। अब बात करते हैं नीचे कौन था, ये 10/3 और ये भी कितना है 10 है। अब ये दोनों पैरेलल में, अब पैरेलल में ऐड करोगे तो इनका एक बन जाएगा 10/3 प्लस में 10, एलसीएम कितना ले लिया 3, 30 और 10 दूना 30 और प्लस 10 40, तो 40/3, तो टोटल कैपेसिटी तो होगी कितनी 40/3 माइक्रोफैरड। ये आ गया पहला। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के पास चार्ज देखो, Q2 की वैल्यू निकाली 5/10⁻⁻3, C1 के थ्रू कैपेसिटी, C1 के थ्रू चार्ज कौन है Q2, और Q2 की वैल्यू कितनी आई है 5/3 इंटू 10⁻3। इसके थ्रू भी Q2 है तो इसकी भी इतनी, इसकी भी इतनी, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम, तो तीनों का चार्ज क्या हो गया सेम हो गया। अब बात करेंगे इसकी कैपेसिटी आपको दे रखी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 10 माइक्रोफैरड और इसकी वोल्टेज कितनी है 500, क्योंकि 500 वोल्ट इसकी और इसकी पैरेलल में थी तो दोनों की सेम, तो इसका भी चार्ज निकाल दो, दैट इज 10 गुणा में 500 और गुणा में 10⁻⁻6 माइक्रो के नाम का, सोल्व कर लो। तो ये कूलम चार्ज इसके पास और वो उसके पास। बस आपको जस्ट सोचना है, आपको क्या सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ये देखो कौन पैरेलल में कौन सीरीज में, पहले ही देख लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वहां से आ जाएगी। अब कोई पूछ ले कि कितनी वोल्टेज कितना चार्ज, तो चार्ज के लिए पहले ये सोचो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें तो वोल्टेज सेम और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम। तो ये C4 इन तीनों के पैरेलल में था तो तीनों की चार्ज क्या थी सेम थी, Q2 Q2 Q2, और तीनों की कैपेसिटी 10/3 और तीनों का वोल्टेज 500, तो हमने Q2 निकाल लिया, इसी प्रकार Q1 निकाल लिया और सोल्व कर लिया, उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये आपको बड़े ध्यान से 2-2 3-3 बार देखो, आपको सोल्व करके आपके सामने उत्तर जरूर से जरूर देंगे, आपको जरूर से जरूर आएगा। एक क्वेश्चन और जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपका होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं जो जो बातें आपके सामने आई हुई थी। सो द टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2, आपको एक C1 दिखाई दे रहा है, एक C2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड, प्रत्येक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है, यानी कि अगर आप बात करोगे C1 और C2 ये प्रत्येक 1 माइक्रोफैरड का है, ऐसा बोला गया है। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की। स्विच S इज क्लोज्ड, आफ्टर सम टाइम स्विच S इज लेफ्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब K3 आर इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली द स्पेस बिटवीन प्लेट ऑफ 2 कैपेसिटर। हाउ विल द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड। क्वेश्चन को समझिए, अभी अभी ये चीज करवा के हटाऊं मैं, अभी अभी चीज करवा के हटाऊं। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। सबसे पहले क्या किया, ध्यान से समझो। सबसे पहले इन्होंने ऐसा कर दिया कि इन्होंने इस स्विच को कर दिया क्लोज। पहली सिचुएशन जो बताई है वो स्विच को कर दिया क्लोज, कर दीजिए, स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया, तो आपको पता चला कि ये C1 और ये C2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा पैरेलल है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देख सकते हो चार्ज चलाओगे तो Q, इससे जाएगा Q1 और इससे जाएगा Q2,
इस प्रकार। तो दोनों का चार्ज अलग अलग है, इसलिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम और चार्ज डिवाइड, बताई थी बात, वोल्टेज सेम और चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। जब तक ये बैटरी कनेक्टेड है, जब ये स्विच एस को क्लोज कर दिया गया तो दोनों से बैटरी कनेक्ट है, दोनों से बैटरी क्या कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है, तो दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज 6 वोल्ट का, क्योंकि दोनों से बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। तो 6 वोल्ट किसकी होगी, C1 की भी, और C2 की वोल्टेज कितनी होगी, 6 वोल्ट। कब, जब तक इसमें डाइलेक्ट्रिक्स को नहीं भरा, बस स्विच को क्लोज किया है। स्विच को क्लोज करते हुए इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी बात करेंगे तो दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो इसकी भी 6 वोल्ट और इसकी भी 6 वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक्स को फिल नहीं किया है, तो यहां पे लिख दूं मैं बिफोर डाइलेक्ट्रिक्स, बिफोर डाइलेक्ट्रिक्स। जब तक डाइलेक्ट्रिक्स इसके अंदर फिल नहीं किया तब तक की ये कहानी चल रही है। फिल कर देंगे तो अलग बात आएगी, उसकी कहानी बाद में। अब इसकी चार्ज की बात करते हैं। चार्ज कैसा होगा, दैट इज Q1 इज इक्वल टू में C इंटू वी, यानी कि C1 इंटू वी। C1 कितना, 1 माइक्रोफैरड है, गुणा में वोल्टेज कितनी, 6 बताया ना अभी पैरेलल में, तो 6, ये कितना हो गया, 6 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार Q2 भी कितना, उसकी कैपेसिटी भी 1 है और उसकी वोल्टेज भी सेम है, तो इसका भी कितना, 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम, क्योंकि दोनों की वोल्टेज 6 वोल्ट 6 वोल्ट, दोनों की कैपेसिटी 1 और 1, तो इसलिए दोनों का चार्ज भी क्या हो गया, इक्वल आ गया, 6 माइक्रो कूलम 6 माइक्रो कूलम। ये पहली बात है, दोनों की बात करनी। अब हमने क्या किया, अब हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, मतलब अब स्विच को हटा दिया, हटा दो यहां से, स्विच को हटा दिया और डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दी, डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड कर दी। अब समझना, अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स जब भी फील्ड करते हो दोनों के बीच, कंप्लीटली फील्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक्स को दोनों के बीच, जब डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी कनेक्ट है डिस्कनेक्ट, उसकी कैपेसिटी हमेशा बढ़ेगी। तो C1 भी कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C, और K की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 3 बोल रहा है, K की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 गुणा में 1, तो कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 के बीच भी भरी है तो उसकी भी हो जाएगी K टाइम्स ऑफ C, यानी कि 3 गुणा में 1, उसकी भी कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रोफैरड हो जाएगी। समझ आ गई। कहने का मतलब यह है कि बैटरी का कनेक्शन हो चाहे बैटरी का डिसकनेक्शन हो, उसका कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैपेसिटी हमेशा बढ़ेगी, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स डाली कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसने क्या किया, इस स्विच को अब ओपन कर दिया और दोनों के बीच कैपेसिटी को भर दिया। कैपेसिटी को भरते ही नई कैपेसिटी डैश से दिख देता हूं, तो K टाइम्स हो जाएगी 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 1 3। अब क्या हुआ, अब जैसे स्विच को ओपन किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक चीज नोटिस करते हुए दिखाई दे रही होगी कि S को ओपन करते हुए ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है, देखो, और ये बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है। जब उस S को ओपन कर दिया और डाइलेक्ट्रिक्स को भर दिया है, तब भी, उसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि ये तो बैटरी से कनेक्टेड है, वो बैटरी से डिस्कनेक्टेड है। जो बैटरी से कनेक्टेड वो C1 है और उसकी वोल्टेज फिर भी सेम रहेगी, क्योंकि जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है उसकी वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो इसलिए V1 तो कितना रहेगा, 6 वोल्ट का ही रहेगा। मैंने कहा था कि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो डाइलेक्ट्रिक्स फील करो, कुछ भी फील करो, उसकी पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो जब इस स्विच को ओपन किया तो ये तो कट हो गया किससे, बैटरी से, बट ये अभी भी बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तो हो गया इतना। पर दूसरा V2 का फार्मूला क्या बताया था, दैट इज V0 बाय K, क्योंकि अब वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं, तो उसका हो जाएगा 6 बटे में K की वैल्यू 3, उसका कितना हो गया, 2 वोल्ट, ठीक है। अब ये 2 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, कब, जब इस S को ओपन कर दिया। तो नया चार्ज निकालोगे तो Q1 डैश कैपेसिटी 3, देखो नई कैपेसिटी C1 डैश कितनी होगी, 3, और वोल्टेज कितनी, 6, तो गुणा में 6 कितना हो गया, 18 माइक्रो कूलम। और नया Q2 डैश कितना हो जाएगा, नई कैपेसिटी 3 पर नया वोल्टेज कितना है, 2 है, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 6 माइक्रो कूलम। आपको याद रखना है, जब डाइलेक्ट्रिक्स फील नहीं की तो ऊपर वाला केस, और डाइलेक्ट्रिक्स ये रहा, डाइलेक्ट्रिक्स फील नहीं की तो ऊपर वाला फिर नीचे वाला। जब तक डाइलेक्ट्रिक्स नहीं थी तो उस दोनों का, और ये स्विच यहां से क्लोज था, तो ये और ये दोनों के दोनों क्या थे, बैटरी से कनेक्ट थे और पैरेलल में थे, इसलिए वोल्टेज सेम, 6 वोल्ट 6 वोल्ट, दोनों के पास 6 वोल्ट। फिर इनके पास चार्ज निकाल दिया, फिर हमने इस S को ओपन करके डाइलेक्ट्रिक्स भर दी। आपको पता होना चाहिए बैटरी कनेक्ट है डिस्कनेक्ट है, डाइलेक्ट्रिक्स के कारण कैपेसिटी तो बढ़ेगी, हमेशा बढ़ती है। तो C1 डैश 3 टाइम्स, C2 डैश 3 टाइम्स, और
अब हमें पता चला कि एस को ओपन करते हुए ये तो बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है पर ये कनेक्ट नहीं है, तो इसकी वोल्टेज सेम, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो वोल्टेज सेम, पर इसकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी, दैट इज 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे, आज का ये पूरा सेशन आपके नाम है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।